हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू पीडब्ल्यू ऑनली आईएएस। दोस्तों, आज हम लोग एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो पर डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। ये जो वीडियो होगी ये आपके अभी रिसेंटली पब्लिश हुए फॉरेस्ट रिपोर्ट से रिलेटेड है। वैसे तो ये रिपोर्ट जो है वो हर 2 साल में पब्लिश होता है, लेकिन ये बात मान के चलो कि चूंकि अब ये पब्लिश हुआ है तो अब अगले 2 साल के लिए इस वीडियो से कई सारे क्वेश्चंस आपको अलग अलग एग्जाम्स में आते हुए दिखेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चंस हमेशा ही आते हैं। जो डेटा चेंज होता है उस डेटा के आधार पर नए नए क्वेश्चंस बनते हैं। आपका स्टेट पीसीएस हो, आपका यूपीएससी एग्जाम हो, डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको आसानी से देखने को मिल जाते हैं। और चूंकि अब यही 2 साल रखना है अपने आप में, यही डेटा रहेगा हमारे पास, तो आज का जो ये वीडियो होगा वो काफी ज्यादा डेटा ड्रिवन होगा। इसीलिए आप लोग डेफिनेटली अपने साथ यार एक कॉपी पेन लेके बैठो, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपको नोट डाउन करनी पड़ सकती है। और वो डेटा आपको बिल्कुल रट जाना चाहिए। पहली बार में नहीं रटेगा, लेकिन 2 बार 4 बार रिवाइज करोगे तो काफी सारी चीजें अंदाजन तौर पर आपको रिवाइज करते हुए याद हो जाएंगी। तो इसी प्रोसेस के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि ये क्या चीज है। फॉरेस्ट रिपोर्ट की जब भी हम बात करें तो ये भी क्या क्या निकला है। एक अभी ना किताब आई है हमारे लिए, लगभग लगभग ये 350 पेजेस की किताब है। अगर आपको उसको पढ़ने की इच्छा है तो आप पढ़ सकते हो। अदरवाइज मेरे पास ये 30-40 स्लाइड्स की ये पीपीटी है। मोटा मोटा अगर क्रक्स की बात करें तो इसके बियॉन्ड नहीं है। देखो, यूट्यूब पर अगर आप सर्च करने जा रहे हैं तो आपको ऐसे बहुत सारे 10 मिनट 15 मिनट के वीडियोस मिल जाएंगे, लेकिन ये थोड़ी डिटेल्ड वीडियो होगी, है ना। तो जिसको अफरा तफरी में देखना है यार, तो वो कोई और वीडियो देख ले। जिसको डिटेल्ड सीरियसली इस पर्टिकुलर किताब के बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन चाहिए, वो इस वीडियो में कंटिन्यू कर सकता है। ठीक है भाई, चलो स्टार्ट करते हैं अपना ये सेशन। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो ये फॉरेस्ट रिपोर्ट आखिरकार ये है क्या चीज। देखो, सभी कंट्रीज अपने अपने तौर पर यह देखने की कोशिश करती हैं कि आखिरकार हमारे पूरे कंट्री में जितना भी हमारा ज्योग्राफिकल एरिया है, उस ज्योग्राफिकल एरिया में हमारे पास कितना एरिया ऐसा है जो कि फॉरेस्ट के अंदर आता है। अब देखो, फॉरेस्ट की डिफिनीशन जो है ना, वो अलग अलग देश अलग अलग हिसाब से चुनते हैं। इंडिया की क्या डिफिनीशन होगी उसको भी समझेंगे। बट हाँ, इतना मोटा मोटा हमें पता चल गया कि हाँ, ये कुछ तो हमारे ग्रीनरीज से रिलेटेड है। हमारे पूरे इस ज्योग्राफिकल एरिया, इंडिया की ज्योग्राफिकल एरिया में जितने सारे ग्रीनरीज दिख रहे होंगे, ग्रीन कवर्स दिख रहे होंगे, उनको ये पढ़ने की कोशिश करता है। और ये अलग अलग क्लासिफिकेशंस के आधार पर करता है। किसी स्टेट में ज्यादा होंगे, किसी स्टेट में कम होंगे। इन सभी चीजों को वो आराम से पढ़ने की कोशिश करता है, रियलाइज करने की कोशिश करता है। और जितने भी हमारे गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हो सकते हैं, हमारे बहुत सारे गवर्नमेंट के नए लॉस फॉर्मुलेट हो सकते हैं, वो सबके सब एक्चुअल में इन रिपोर्ट्स के आधार पर ही अगला डिसाइड होता है। इसीलिए ये रिपोर्ट ना सिर्फ हमारे लिए बल्कि गवर्नमेंट के लिए भी पॉलिसी फॉर्मुलेशन में बहुत हेल्प करता है। और आप सबको पता है कि चूंकि हम लोग फ्यूचर में उसी गवर्नमेंट को असिस्ट करने जा रहे हैं, उनके ही बनाए हुए रूल्स और रेगुलेशंस को इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं, तो इसीलिए हमारे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और डायरेक्टली इससे क्वेश्चंस आते हैं, आपके इंटरव्यू में भी आते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस, आपके प्रीलिम्स में भी आते हैं, और मेंस ओरिएंटेड भी काफी सारी चीजें हम आज इस वीडियो में देखेंगे। बहुत सारे डेटा फैक्ट जो आपको कोट करने होते हैं। तो सबसे पहले इधर उधर की बात हो गई, कुछ एक बेसिक इंफॉर्मेशन की बात करते हैं। सबसे पहले ये जो इंडिया इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, इसको हम लोग सादे भाषा में अगर बात करें तो इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 बोल रहे हैं। आप बोलो सर 2023 क्यों? ये 2024 चल रहा है, वो भी 2024 खत्म होने वाला है, तो ये 23 क्यों? बेटा 2023 में आना था, बट थोड़ा डिले हो गया, इसीलिए 2023 वाला डेटा अब पब्लिश हुआ है। इसके पहले कब आया था? इसके पहले आया था यार ISFR 2021। तो अभी तक हम लोग 2021 का ही डेटा रट रहे थे, लेकिन अब चूंकि एक नया डेटा आ गया है तो हमें नए डिजिट्स को एक बार देखना पड़ेगा। सिमिलरली अब ये समझो कि ये कब से शुरू हुआ, तो ये कोई इस बार पहली बार नहीं निकल रहा है, ये कई बार से आ रहा है। ये इनफैक्ट इस बार ये जो ये रिपोर्ट आई है, ये इस बार की 18th रिपोर्ट है। इन सभी रिपोर्ट्स को बनाने की शुरुआत जो है वो 1987 में हुई थी। और इस 1987 में हमारे पास फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, इन सबको लिखते चलना है ना, छोटे छोटे इंफॉर्मेशन हैं लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है, वो इन रिपोर्ट्स पर काम करता है और इसके बेसिस पर हमारे लिए सारा डेटा फॉर्मुलेट करता है। अब आपको ये समझ में आता है सर, अच्छा ये पेड़ पौधे जाके गिनते कैसे होंगे कि अच्छा यहाँ 4 पेड़ हैं, यहाँ 5 पेड़ है, तो गिनना नहीं पड़ता इसके लिए। सिंपली क्या है कि सैटेलाइट्स के थ्रू हम लोग बहुत सारी इमेजेस को क्लिक करते हैं। उनके थ्रू जो भी डेटा कलेक्ट होता है उनको बड़े ही रिगरस प्रोसेस में हम लोग उसमें बहुत सारे संशोधन करते हैं, बहुत सारे आंकड़े समझते हैं, उनको फिर से मोल्ड करते हैं, और उन मोल्डिंग्स वगैरह के बाद सब कुछ करने कराने के बाद हमारे पास ये रिपोर्ट प्रेजेंट होता है। तो टोटल ये जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है, एक्चुअल में ये तो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया इंस्टीट्यूशन है जो कि इस रिपोर्ट को पब्लिश कराने में हेल्प करता है। अब एक क्वेश्चन आपके लिए, बस ये नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ये बात कहीं से भी खोज खाज के बता दो कि आखिरकार ये जो रिपोर्ट है इसको कहां पर पब्लिश किया गया है। कहां पर पब्लिश किया गया है वो काफी इंपॉर्टेंट है। नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर से बताना, सर्च करके बताना, लेकिन बताना जरूर से।
फिर देखो यहां पर, अब जैसे ये आपको दिख रहा होगा, यहां पर ये इसका वॉल्यूम 1 दिख रहा है। वॉल्यूम 1 का मतलब है कि सर और भी वॉल्यूम्स हैं? हाँ जी बिल्कुल, वॉल्यूम 1 भी है, वॉल्यूम 2 भी है। वॉल्यूम 1 जो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, ये हमारे यूपीएससी और बाकी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों ऐसा है? क्योंकि वॉल्यूम 1 में ओवरऑल इंडिया को एज ए बेस लेके सब कुछ डिफाइन किया गया है। तो वॉल्यूम 2 में क्या है? वॉल्यूम 2 में एक्चुअल में इन्हीं सभी रिपोर्ट्स को स्टेट वाइज भी कैटेगराइज किया गया है। हमारे पास जितने भी स्टेट्स और यूटीज हैं, अब जैसे मान लो कि आप यूपी पीसीएस देने जा रहे हो, तो आप इसके अकॉर्डिंग, इसके साथ साथ आप वॉल्यूम 2 का यूपी वाला सेक्शन भी पढ़ सकते हो, है ना? तो उसमें यूपी से रिलेटेड आपको ऐसे ही डिटेल डेटा मिल जाएंगे। तो इनफैक्ट हम लोग एक बार थोड़ा इंडियन पर्सपेक्टिव से इन चीज को समझते हैं। तो वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 समझ में आ गया। सर कौन सी मिनिस्ट्री इसको पब्लिश करती है? तो यार देखो, MOEFCC, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ये जो है ये मिनिस्ट्री है जो कि इसको पब्लिश करती है। तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है। इन सभी इंफॉर्मेशन पर कुछ भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, है ना? तो ये ध्यान रखना। अब हम लोग इस रिपोर्ट के अंदर कूदते हैं। इस रिपोर्ट के अंदर देखो, यहां पर वैसे लिखा भी है ना? ये देखो, यहां पर ये देखो, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का लोगो भी बना हुआ है ना? यहां पर आप देख सकते हो लिखा है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ये भी लिखा हुआ है। ये फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत पब्लिश हुआ है। अब इतनी बातें अगर हमारी क्लियर हो गई, तो हम जरा अंदर की तरफ बढ़ते हैं और एक एक करके जल्दी से इन चीजों को समझते हैं। ये पूरी स्लाइड आपको यहीं पर मिल जाएगी, डू नॉट वरी, यहां पर जाके सीधे सीधे इसको डाउनलोड कर लेना। बात करते हैं सबसे पहले लैंड यूज पैटर्न की। अब ये क्या नई चीज आ गई सर हमारे लिए? लैंड यूज पैटर्न क्या है? देखो, लैंड जो है हमारे पास जितना भी ज्योग्राफिकल एरिया है, जरूरी नहीं कि वो सारा का सारा एरिया हम फॉरेस्ट में इस्तेमाल कर पाए। और इनफैक्ट उसका हम किस किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा बन जाता है हमारे सामने। तो इसको जरा ध्यान से समझना कि देखो, वैसे तो हमारे पास मान लो 100% अगर हमारा ज्योग्राफिकल एरिया है, तो सारे के सारे जितने भी ये एरियाज हैं उनको हम लोग यूज नहीं कर सकते। ऐसे बहुत सारे एरिया हैं जिनको हम किसी भी काम में नहीं लेके आ सकते। तो इनफैक्ट जब भी हम बात करें कि यहां पर देखो, ये लिखा हुआ है रिपोर्टिंग एरिया ऑफ लैंड यूटिलाइजेशन, इतना लैंड जिसको हम सिर्फ यूटिलाइज कर सकते हैं, तो आप देखोगे कि ये सिर्फ 93.2% है ना? तो 93%, अप्रोक्सीमेटली 7% का हमारा ज्योग्राफिकल एरिया ऐसा है इंडिया का जो कि हम यूज ही नहीं कर सकते, किसी भी सेंस में यूज नहीं कर सकते। सिमिलरली अब यहां पर देखो, फॉरेस्ट हमारे लिए कितना है भाई साहब? ये 21.9%। ये याद रखना, 21.9% क्या है भाई साहब? ये हमारे लिए फॉरेस्ट का लैंड यूज पैटर्न है। कितना होना चाहिए? एक्चुअल में हम लोगों ने बहुत सारे प्रोटोकॉल्स के थ्रू इस बात को इंश्योर करने की कोशिश की है कि अब इंडिया ने वैसे टारगेट भी रखा है इस चीज के लिए कि जो भी हमारा टोटल फॉरेस्ट एरिया है, वो हमारे पूरे ज्योग्राफिकल एरिया का 33% होना चाहिए। मतलब ये हमारे लिए टारगेट है टू बी अचीव्ड, है ना? ये आइडियल कंडीशन है। लेकिन अभी प्रेजेंट में कितना है भाई साहब? 21.9% बोल सकते हैं। सिमिलरली अगर अभी हम बोलते हैं कि ऐसा कितना लैंड कल्टीवेशन जहां पर हो रहा है ना, नॉट अवेलेबल फॉर लैंड कल्टीवेशन, कितना एरिया है जिसके अंदर हम लोग लैंड को कल्टीवेट कर ही नहीं सकते? वहां पर हो सकता है कुछ पेड़ वेड़ उग रहे हों, है ना, कोई श्रब्स हो रहे हो, वहां की सॉइल की फर्टिलिटी बिल्कुल बकवास हो गई है, उसको कल्टीवेशन के लिए यूज नहीं कर सकते हम लोग। वो कितना है? 13.4%। अब इसी के बेसिस पर थोड़े से और अंदर की तरफ हम जाएंगे तो हमें मिलेगा कुछ परमानेंट पास्चर्स और ग्रेजिंग लैंड्स हैं। ग्रेजिंग लैंड्स का मतलब क्या है? जहां पर आप अपने केटल्स को चरने के लिए छोड़ देते हो, है ना, घास फूस जहां उगी रहती है, तो वैसे ग्रेजिंग लैंड और पास्चर्स होते हैं। परमानेंट पास्चर, वहां आप कोई भी खेती वेती कुछ नहीं कर सकते हो, मतलब वहां पे जंगल पेड़ कुछ भी नहीं लगा सकते हो। तो ऐसे सिचुएशन में इसका कितना परसेंट है भाई? 3.13% है। सिमिलरली आप देखो यहां पर लैंड अंदर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स एंड ग्रूव्स, मान लेते हैं कुछ ट्री क्रॉप्स होगा, है ना, कुछ भी जिसकी खेती कर रहे हैं हम लोग, मान लो रबर प्लांटेशन है, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। तो ये बहुत ही छोटा सा है, हालांकि इसको याद करना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 0.9% है, 1% के आसपास का कुछ हिसाब किताब बनेगा। यहां पर देखना कल्चरेबल वेस्ट लैंड। कल्चरेबल वेस्ट लैंड क्या है भाई साहब? ये बिल्कुल से समझ लो बंजर जमीन है, वेस्ट लैंड है, और ये इतना ज्यादा वेस्ट है कि पिछले 5 साल से हमने इस पर कोई भी खेती वेती नहीं की है। तो अगर कोई भी जमीन का हिस्सा जिसमें पिछले 5 साल से ज्यादा सालों में हमने कोई भी खेती या फिर किसी भी प्रकार का कल्टीवेशन प्रोसेस नहीं किया है, वो हमारे लिए वेस्ट लैंड बन जाती है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कल्चरेबल वेस्ट लैंड। ये कितना है हमारे पास? 3.6% है। सिमिलरली नेक्स्ट देखो, फैलो लैंड। याद रखना, ये सब वर्ड से याद है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। करंट फैलोज की बात हो रही है, अदर देन करंट फैलोज, मतलब कि जितना भी अभी फैलो लैंड की बात करें, तो फैलो लैंड उन जमीनों को बोलते हैं जो कि 5 साल से ज्यादा तो नहीं और 1 साल से ऊपर, मतलब कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि बिटवीन 1 एंड 5 ईयर्स, अगर कोई भी जमीन ऐसी है जो कि अभी तक उपजाऊ नहीं है, उस पर कोई कल्टीवेशन नहीं हुआ, तो वो हमारे लिए फैलो लैंड कहलाती है। हम लोग मान के चलते हैं कि हो सकता है कि आगे आने वाले समय पर शायद इसको बिल्कुल से हमें ये वेस्ट लैंड ना बने, हम इसमें कोई प्रोसेस करके इसको वापस से हरा भरा बना सके। नेक्स्ट हमारे लिए आता है करंट फैलोज, है ना। देखो ये
इस करंट फैलो को छोड़ के है। करंट फैलो क्या होते हैं? करंट फैलो वो एरियाज हैं जो कि अभी प्रेजेंट में लगभग 1-1.5 सालों में 1 to 1.5 ईयर्स से कोई भी कल्टीवेशन नहीं हुआ है वहां पर, है ना। तो ऐसे सिचुएशन में ये आपका कितना परसेंट है? 4% है। अगर इस 4% हिस्से को निकाल दोगे तो इसके अलावा जो 1 से 5 साल वाला इलाका है, मतलब 1 से 5 साल वाला जितना भी ज्योग्राफिकल एरिया है जहां पर कोई कल्टीवेशन नहीं हुआ है, वो है 3.3%। और फिर इसके बाद नेट सोन एरिया, जो हमारे देश का बिल्कुल नेट सोन एरिया जहां पर हम लोग खेतीबाड़ी करते हैं, वो टोटल कितना है हमारे ज्योग्राफिकल एरिया का? 43% आप लोग रफली याद कर सकते हो, 43% के आसपास है ना। तो अब इतनी बातें अगर आपको थोड़ा परसेंटेज वाइज, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि डाटा डेटा हैवी होगा, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ते चलना इसको। चलो ठीक है, इतनी बात अगर समझ में आ गई तो अब सबसे पहले हम लोग इस बात को समझते हैं कि सर ये फॉरेस्ट कवर क्या चीज है। फॉरेस्ट कवर क्या चीज है? देखो, फॉरेस्ट कवर को अलग अलग तरीके से डिफाइन किया गया है। और इनफैक्ट अगर सबसे पहले हम लोग एक बेसिक बात करते हैं, बेसिक बात कहां से करेंगे हम लोग? आ गया भाई, हाँ, हम लोग फॉरेस्ट और ट्री कवर की बात करेंगे। सबसे पहले फॉरेस्ट और ट्री कवर क्या चीज है उसको एक बार थोड़ा डिस्टिंक्ट करके समझना जरूरी है। अगर हम लोग क्योटो प्रोटोकॉल, जो 1997 का ये क्योटो प्रोटोकॉल है, उसके डेफिनेशन पर जाएं तो इन्होंने ना कुछ क्राइटेरियाज दिए थे सभी देशों को कि भाई साहब इसमें से जो समझ में आए अपना अपना लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इन्होंने 3 कंडीशंस दिए। कंडीशन नंबर 1, कोई भी एरिया को फॉरेस्ट डिक्लेयर करने के लिए भाई साहब, जो उसका रेंज क्राउन कवर है। क्राउन कवर मतलब कि कैनोपी, है ना, कैनोपी। अब सर ये कैनोपी क्या चीज होती है? देखो, कैनोपी का मतलब ये है कि मान लो कोई भी एक पेड़ है ना, ये कोई भी एक पेड़ है, तो जब हम ऊपर से देख रहे हैं तो हमें कितना एरिया, ऊपर से देखने पर हमारा कितना एरिया है जो कि जमीन नहीं दिख रही है, उसमें सिर्फ सिर्फ क्या दिख रहे हैं हमें? पेड़ ही पेड़ दिख रहे हैं, पेड़ ही पेड़ दिख रहे हैं, पेड़ ही पेड़ दिख रहे हैं, हरा हरा दिख रहा है पूरा पेड़ का कवर। तो ये कवर कितना है ना, ये कैनोपी कहलाती है, ये क्राउन कवर कहलाता है। क्राउन मतलब मुकुट होता है, तो जैसे पेड़ की मुकुट के बारे में बात हो रही है, तो ये क्राउन कवर कितना है? तो क्राउन कवर किसी भी लैंड का, मान लो कि एक जमीन बिल्कुल घनी है ना, घने पेड़ निकले हैं, और एक दूसरी जमीन है जहां पर स्पार्सली पॉपुलेटेड ट्रीज हैं, है ना, स्पार्सली पॉपुलेटेड। तो जब आप यहां पर ऊपर से देखोगे आपको यहां पर जमीन दिख रही है, यहां पर जमीन दिख रही है, तो इसीलिए इसकी कैनोपी कैसी होगी? अगर मैं दोनों में पूछूं, आपके सामने ए और बी ऑप्शन है, तो कैनोपी किस में ज्यादा है? आप बोलोगे सर ए में ज्यादा है ना। तो यही है कि कैनोपी कितना होना चाहिए। तो हम बोल रहे हैं कि जब ऊपर से देखें तो कम से कम उसका 10% हिस्सा तो कम से कम हम लोग को कितना दिखे? हरा भरा दिखे, मतलब कि क्राउन कवर के साथ में दिखे। तो उन्होंने बोला कि देखो, आप क्या करो कि आप उनको एक 10% का थ्रेशोल्ड मान लो, है ना, और 10 से 30% तक आप कोई भी डेटा ले सकते हो। आप 10% ले सकते हो, 20% ले सकते हो, 25 ले सकते हो, 30 ले सकते हो, लेकिन उतना एरिया आपको बताना पड़ेगा कि हाँ भाई हमारे यहाँ पे, हमारे देश के अंदर में फॉरेस्ट कवर जो है उसका मिनिमम कैनोपी परसेंटेज कितना होना चाहिए। तो इंडिया ने 10 के 30 के जगह पर उन्होंने 10 से 30 में कौन सी डिजिट चुनी भाई साहब? उन्होंने सबसे कम वाला चुन लिया कि भाई साहब हमें तो अपना फॉरेस्ट ज्यादा दिखाना है, हम 10% हिस्सा कंसिडर करेंगे। मतलब कि 10% कैनोपी से ज्यादा जहां पर भी दिखेगा वो फॉरेस्ट डिक्लेयर हो सकता है ना। सारे हैं कि नहीं है वो बात अलग है, अभी क्या है इनके अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं, है ना। तो अभी समझते रहो बस कि 10% ज्यादा हिस्सा होना चाहिए। अब दूसरी चीज इन्होंने बोला कि मिनिमम एरिया का स्टैंडर्ड फिक्स होना चाहिए। भाई साहब कितना एरिया होना चाहिए? तो इन्होंने बोला कि देखो 0.05 से लेके 1 हेक्टेयर तक की जमीन कम से कम इतनी तो होनी चाहिए, तभी फॉरेस्ट करो। अब जैसे मान लो कि आपके घर के बाहर में कोई रेलवे स्टेशन की जमीन है और रेलवे स्टेशन वालों ने, रेलवे वालों ने उसमें क्या किया है, कोई भी 50 पेड़ उगा दिए हैं, तो क्या वो फॉरेस्ट के अंदर में आएगा? नहीं, फॉरेस्ट के अंदर में नहीं आएगा, क्योंकि हमने डिफाइन किया ना कि यार मिनिमम एरिया कितना होना चाहिए, तब आप बोलोगे कि हाँ ये जंगल है, ये फॉरेस्ट है। तो उसके लिए मिनिमम जो इंडिया ने अडॉप्ट किया है वो बोला है 1 हेक्टेयर मिनिमम। मतलब कि 1 हेक्टेयर की जमीन होनी चाहिए और जिसमें 10% का मिनिमम कैनोपी दिखना चाहिए। उस जमीन को, उस हिस्से को हम लोग फॉरेस्ट डिक्लेयर कर सकते हैं। अब समझ में आया फॉरेस्ट कवर क्या चीज है? फॉरेस्ट कवर एक वो हिस्सा है, एक जमीन का वो हिस्सा है जिसको अगर ऊपर से देखो तो कम से कम 1 हेक्टेयर के बराबर हो या 1 हेक्टेयर से बड़ा हो, और साथ ही साथ वहां पर 10% तो कम से कम कैनोपी दिखते रहे। उससे ज्यादा भी दिख सकती है लेकिन कम से कम 10% तो दिखे। और फिर तीसरी क्राइटेरिया जो क्योटो प्रोटोकॉल ने दी, और इंडिया ने इसके मतलब इसको कुछ भी ध्यान ही नहीं दिया, बोला कि ये हमारे लिए काम का नहीं है। इन्होंने बोला कि देखो जो भी उसमें पेड़ पौधे उग रहे हैं ना, उनका एक मिनिमम हाइट होना चाहिए, मिनिमम हाइट होना चाहिए। कितना हाइट होना चाहिए? इन्होंने बोला कि देखो जमीन से 2 से 5 मीटर की ऊंचाई पर तो होना चाहिए। 2 मीटर मतलब क्या? मान लो 1 मीटर मेरे यहां तक आ रहा है, और 2 मीटर या 1 मीटर थोड़ा और नीचे, 2 मीटर मान लो मैं जो है 2 मीटर के आसपास का मान लो अगर हूं, तो 2 मीटर के आसपास अगर मैं हूं तो मेरे से बड़े बड़े पेड़ होने चाहिए, तभी फॉरेस्ट में आएगा। इंडिया ने बोला कि ये सब हम नहीं मान रहे, हमारे लिए भाई साहब ये कोई क्राइटेरिया नहीं है, हम बस वही ऊपर वाले 2 ही मानेंगे। तो हमारे देश में फॉरेस्ट कवर क्या है?
जिसमें ये दो कंडीशंस फुलफिल हो रहे हैं। ये बात समझ में आ गई? तो इसीलिए जब हमने मिनिमम हाइट की बात नहीं की, तो इसीलिए आप देखोगे कि आपके आपके इस फॉरेस्ट की डिफिनीशन में उन्होंने हर एक चीज डाल दिया है। आप देखोगे कि इसमें इसमें हर एक प्रकार का टी और कॉफी प्लांटेशन जो होता है, टी और कॉफी प्लांटेशन, क्या ये फॉरेस्ट में आता है? हाँ जी हाँ, हमारे यहाँ प्लांटेशन, ये सभी क्रॉप जो है ये सभी फॉरेस्ट कवर में आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने हाइट डिक्लेयर ही नहीं किया। हमने तो कैनोपी की बात की थी, भाई साहब पूरा हरा हरा दिख रहा है, पूरा 10% ज्यादा, 1 हेक्टेयर से ज्यादा बड़ी जमीन है, तो हम उसको क्या करेंगे? टी प्लांटेशन हो, कॉफी प्लांटेशन हो, रबर प्लांटेशन हो, कोकोनट के पेड़ लगे हो, कुछ भी लगे हो, कैसा भी जगह हो, कोई मतलब नहीं है। बस उसका ये दो कंडीशन अगर फुलफिल हो रहा है तो उसको हम लोग फॉरेस्ट में कंसिडर कर सकते हैं। इतनी बातें आई थिंक आपको मोर देन सफिशिएंट तौर पर क्लियर हो चुकी है। अब जरा हम वापस आते हैं। अब देखो जरा फॉरेस्ट कवर की डिफिनीशन देखो, अब आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि फॉरेस्ट कवर क्या है भाई साहब। वो सभी लैंड जो कि मोर देन या इक्वल है किसके? 1 हेक्टेयर से एरिया में, और साथ ही साथ जो उसका ट्री कैनोपी है वो मोर देन आर इक्वल टू कितना? 10% हो, है ना। इससे मतलब नहीं है कि वो सरकारी है कि नहीं है, वो बगीचा तो नहीं है, या फिर वो उसका ओनरशिप किसके पास है ना, नोटिफाइड जमीन पर बनी है कि नहीं बनी है। उससे देखो, अब हमें ना सैटेलाइट से फोटो खींचनी है यार। अब सैटेलाइट से पता थोड़ी चलेगा, अरे ये तो शर्मा जी की जमीन है भाई साहब, इसको नहीं कंसीडर करना है, ये तो भाई साहब ये देखो शुक्ला जी की जमीन है, ऐसा कुछ नहीं होगा, है ना। तो इसीलिए हम लोग को सभी चीजों को ध्यान में, ये सब ध्यान ही नहीं देते किसकी जमीन है कितनी है, बस अगर वो फुलफिल हो रहा है कि 1 हेक्टेयर से बड़ी जमीन है, 10% ज्यादा कैनोपी है, तो फॉरेस्ट कवर है। ये बात समझ में आ रही है? सिंपल। तो यहां पर फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने इन सब के बारे में कोई डिस्टिंक्शन नहीं किया है कि लीगल स्टेटस होगा कि नहीं होगा। सैटेलाइट वाली इमेजेस में ये सब नहीं समझ में आता है। अब एक एक और टर्म आता है, अब ध्यान देना, अब यहीं से कंफ्यूजन स्टार्ट होना शुरू हो जाएगी आपकी। एक होता है रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया। ये रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया क्या चीज है? रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया उस जमीन को हम लोग बोलते हैं जहां पर फॉरेस्ट को गवर्नमेंट अथॉरिटीज ने मार्क कर रखा है कि भाई साहब ये इलाका जो है वो फॉरेस्ट का एरिया है। लेकिन अब ध्यान रखना कि जिस टाइम पर उसको उन्होंने फॉरेस्ट डिक्लेयर किया था, उस टाइम पर हो सकता है कि वो 1 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन हो, उसकी कैनोपी 10% से ज्यादा हो, लेकिन आज भी हमारे कॉपीज में, हमारे डेटा में वो फॉरेस्ट ही जैसे मार्क्ड है। भले आज 10% से कम उसकी कैनोपी हो चुकी हो, वो डिजर्ट बन चुका हो, रेगिस्तान बन चुका हो, उससे नहीं मतलब है। लेकिन अगर वो गवर्नमेंट अथॉरिटीज के द्वारा अप्रूव्ड एक जमीन है जिसको कि हम लोग बोल रहे हैं कि हाँ ये फॉरेस्ट एरिया में काउंट होता था, अभी भी हो रहा है, तो वो अभी भी होगा। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया बोलेंगे। मतलब कि कोई भी गवर्नमेंट रिकॉर्ड में अगर उस ज्योग्राफिकल एरिया को फॉरेस्ट बताया गया है, तो वो हमारे लिए रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया आएगा, इररेस्पेक्टिव ऑफ कि वहां पर रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया 10% से ज्यादा कैनोपी का है, पास्चर है, डिजर्ट लैंड है, खाली पड़ा है, वेटलैंड है, रिवर बेड है, क्रीक, स्नो क्लैड एरिया, कुछ भी हो सकता है, उससे मतलब ही नहीं है हमें, है ना। बस वो फॉरेस्ट एरिया है, क्या डिक्लेयर किया गया है किसी गवर्नमेंट के द्वारा, बस काम खत्म, वो हमारे लिए रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया में आता है। इतनी बात अगर समझ में आ गई तो जरा अगर इसके नंबरिंग की बात करें, यहां से समझना, थोड़ा डेटा ध्यान से समझना कि हम लोग बात कर रहे हैं रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरियाज की, स्टेट्स और यूटीज की। जब भी हम लोग बात करेंगे तो उसमें सबसे पहला नंबर आएगा आपका मध्य, अरे यार राजस्थान कहां से आ गया? ये राजस्थान नहीं है यार, ये इसको काट देना, है ना। ये पता नहीं कहां से आ गया, राजस्थान नहीं है। सबसे पहले नंबर पर क्या है भाई? मध्य प्रदेश, दिस इज फर्स्ट नंबर। सेकंड नंबर पर क्या है? महाराष्ट्र। और थर्ड नंबर पर यहां पर अपने कॉपी में आप लोग मेंशन कर लेना, थर्ड नंबर पर आता है अपना ओडिशा। भाई साहब ओडिशा के अंदर में रिकॉर्डेड फॉरेस्ट कवर सबसे ज्यादा है। आप ये देख सकते हो कि यहां पर जैसे ये 94.689 किलोमीटर स्क्वायर होगा, यहां पर इतना कुछ स्क्वायर किलोमीटर होगा, और इसके बाद यहां पर आप आओगे तो 61.61,200 समथिंग है ना। तो ये भी क्या है, काफी ज्यादा है, मिलता जुलता ये महाराष्ट्र और उड़ीसा का। तो आप ये 3 नंबर याद रखना कि ये किसके लिए है? रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया। रिकॉर्डेड कौन से? जिसको गवर्नमेंट ने साइन करके बताया हुआ कि सबसे ज्यादा कहां पर मिल रहा है? मध्य प्रदेश, फिर कहां? महाराष्ट्र, फिर कहां? उड़ीसा। ठीक है भाई। अब जरा यहां पर आप देखना इस बारे में, इसमें ना कई सारे डेटा बनते हैं कि सबसे पहले अगर हम परसेंटेज के आधार पर बात करें, परसेंटेज अभी तक तो हम ज्योग्राफिकल एरिया की बात कर रहे थे, लेकिन मान लो सिक्किम बिल्कुल छोटा सा एरिया है, अब उस सिक्किम में एकदम छोटे से में खूब सारा पेड़ लगाए, तो परसेंटेज वाइज तो उसका ज्यादा हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए अगर परसेंटेज वाइज हम लोग देखें तो सबसे ज्यादा हमें कहां मिल रहा है? अंडमान एंड निकोबार में मिल रहा है, दूसरा सिक्किम में, तीसरा मणिपुर में। अगर हम लोग हाईएस्ट की बात कर रहे हैं तब, और यही चीज आरएफएस की अगर हम लोग बात करें, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया की अगर हम लोग बात करें, सबसे लोएस्ट किसके किसके हैं? तो यार देखो सबसे कम तो पुडुचेरी में है, 2.6% ओनली। और पंजाब में कितना है? पंजाब में 6%। तो पंजाब में आपको पता है खेती ज्यादा होती है, तो वहां पर रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया तो नहीं आएगा ज्यादा, इसलिए पुडुचेरी और पंजाब जो है वो 2 रीजन है जहां पर सबसे लोएस्ट रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरियाज है। अगर टोटल रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरियाज की हम बात करें तो परसेंटेज में पूरे देश की बाउंड्री के हिसाब से अगर बात करें तो टोटल कितना बताया गया भाई? 23.6।
आप याद कर लेना 23.6 याद कर लेना, 23.6% के आसपास है ना। ये कितना है, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरियाज है। अब जरा हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो यहां पर ट्री कवर को जरा आप लोग पढ़ना। ट्री कवर क्या होता है भाई साहब, रिफर्स टू द एरिया कवर्ड बाय ट्रीज आउटसाइड रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया। वो ऐसे ट्री के पैचेस जो कि 1 हेक्टेयर से कम होंगे तभी तो मानेंगे, 1 हेक्टेयर से ज्यादा तो ऑलरेडी कवर है हमारे फॉरेस्ट कवर में, है ना। तो इसलिए ट्री कवर का मतलब आपको समझ में आ जाएगा। सैटेलाइट में ये सारे डेटा जो कि 1 हेक्टेयर से कम होते हैं लेकिन अच्छा घना दिखता है हम लोग को, उसको हम लोग ट्री कवर में काउंट कर लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे जो ऐसे कंट्रीज जो कि फॉरेस्ट कवर में बढ़िया काम कर रहे हैं, आप जरा देखना। सबसे टॉप पर अगर आप देखोगे फॉरेस्ट एरिया किसका है, रशियन फेडरेशन का है, फिर उसके बाद ब्राजील का है, फिर उसके बाद कनाडा का है। याद रखना कि इंडिया जो है वो 10वें स्थान पर है, मतलब टॉप 10 कंट्रीज में इंडिया भी शामिल है, ये आपको पढ़ना है। और इसमें बस याद रखना कि रशिया, ब्राजील और कनाडा सबसे ज्यादा। फिर अगर हम लोग टॉप 10 कंट्रीज का एवरेज एनुअल नेट गेन पढ़े कि भाई साहब हर साल किसने सबसे ज्यादा प्लांटेशन किया है फॉरेस्ट एरिया में, किसने सबसे ज्यादा नोटिफाई कर दिया, फॉरेस्ट एरिया बढ़ा दिया, तो उस केस में अगर आप देखोगे चाइना सबसे नंबर 1 पर है। और चाइना का स्पीड बहुत ही तेज है। आप देखो कि इतना हजार पर ईयर, इतना 1000 हेक्टेयर पर ईयर ये क्या करता है, लगभग लगभग 2000 इंटू 1000 कितना हो गया भाई साहब, अगर इसको हम लिखेंगे ऐसे तो 2 मिलियन हेक्टेयर, 2 मिलियन हेक्टेयर पर ईयर के आसपास में चाइना जो है वो आपका फॉरेस्ट एरिया बढ़ाते जा रहा है हर साल। वहीं ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो वो 446, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि 4,46,000 है ना, 4,46,000। और सब हम जब इंडिया की बात करेंगे, इंडिया तीसरे नंबर पर है भाई साहब, इसमें तीसरे नंबर पर, और ये 2,66,000 हेक्टेयर पर ईयर ये क्या कर रहे हैं, आपका एवरेज नेट गेन जो है हमारा फॉरेस्ट एरिया का वो ये दर्शाता है। तो इस हिसाब से दोनों कंट्री से जरा याद कर लेना यार, है ना। फॉरेस्ट और ट्री कवर हमने समझ लिया अच्छे तरीके से। फिर यहां पर जरा नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 के अंतर्गत में एक विजन लिया गया था जो हमने पहले भी बताया। यार देखो हमारे पास ना 33% या फिर हम लोग यूं बोलते हैं 1/3 हिस्सा जो है हमारा वो हमारे पास फॉरेस्ट कवर का होना चाहिए, है ना। और इसीलिए फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया 1987 में जब इसकी शुरुआत हुई थी तो इसका सबसे बेसिक मकसद ही ये था कि हम लोग इसको अचीव करेंगे बहुत ही जल्द। अब जब भी फॉरेस्ट कवर की बात होती है तो फॉरेस्ट कवर जैसे हमने तो 10% कैनोपी बता दी, लेकिन कई बार 10% से ज्यादा मिलती है, तो उस केस में इसको अलग अलग नाम से बताया गया। हमने बोला कि देखो अलग अलग क्लासेस डिफाइन करते हैं, एक है आपका वेरी डेंस फॉरेस्ट, एक है आपका मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट, एक है आपका ओपन फॉरेस्ट और एक है कुछ झाड़ी झंझाट, है ना। ये कौन सी है, स्क्रब एरियाज, और कुछ तो नॉन फॉरेस्ट एरियाज में भी है। तो देखो जिसकी कैनोपी डेंसिटी 70% के बराबर या उससे ज्यादा होगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, वीडीएफ, वेरी डेंस फॉरेस्ट। जिसकी 40 से ज्यादा लेकिन 70 से कम होगी उसको क्या बोलेंगे, मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट। जिसकी 10% से ज्यादा लेकिन 40% से कम उसको हम लोग बोलेंगे ओपन फॉरेस्ट। याद रखना ओपन फॉरेस्ट। और यहां पर जो स्क्रब है हमारे लिए, मतलब जो ये झाड़ झाड़ टाइप के जो होते हैं, घास फूस उगे होते हैं, वो एरिया उसकी कैनोपी डेंसिटी 10% से कम ही होगी, जायज सी बात है ना। जनरली विथ श्रब्स, मतलब घास फूस होंगे वहां पर, इंटरस्पर्स्ड विथ ट्रीज, कहीं कहीं बीच बीच में बस पेड़ वेड़ दिखेंगे, ज्यादा नहीं दिखेंगे। और कुछ नॉन फॉरेस्ट एरिया होते हैं जो कि इस पूरे कैटेगरीज में आते ही नहीं है, जैसे कि क्रॉपलैंड है, कोई वाटर बॉडी है, कोई ग्रासलैंड है, ये सारे, कोई डिजर्ट एरिया है, ये सारी जमीनें। अब जैसे यहां पर देखो ये आपको दिख रहा है कि पूरा का पूरा भाई साहब ग्रीन ग्रीन दिख रहा है आपको, है ना। तो ये इसकी जो कैनोपी है वो 70% से ज्यादा या बराबर है। मॉडरेटली डेंस में हमने बात किया कि यार ये इसका 40%, लेकिन देखो यहां पर कहीं कहीं बीच बीच में हमें जमीन भी दिख रही है ना। तो 40% से, हाँ सही तो है, 40% से ज्यादा लेकिन 70% से कम, है ना। ये वाला हिसाब किताब बनेगा। फिर इसमें जब हम लोग आते हैं, जब हम लोग ओपन फॉरेस्ट की बात करते हैं तो देखो यहां पर और भी खुला खुला माहौल है ना, बिल्कुल खुला खुला हिसाब है। मतलब ऊपर से देखोगे तो बहुत जमीनें दिख रही हैं, मतलब कि 10% से तो ज्यादा होगा। यहां नहीं लिखता हूं, या तो कलर चेंज करके लिख देता हूं। यहां पर देखना 10% से तो ये ज्यादा होगा, लेकिन एट द सेम टाइम 40% से क्या होगा, कम या बराबर होगा। और जब स्क्रब की बात कर रहे हैं तो स्क्रब तो यार हमारे फॉरेस्ट एरिया में आ ही नहीं रहे, मतलब यहां पर अगर आप देख रहे हो तो ये 10% से भी कम की बात हो रही है, इससे भी कम यहाँ का कैनोपी है, तो इसको हम लोग स्क्रब बोल देते हैं। तो ये सारा आपने एक बार डेटा भी समझ लिया। अब जरा दो बातों को समझना, यूपीएससी क्या करता है हर बार, या फिर कोई भी स्टेट एग्जाम जो है वो हर बार इन दो बातों में बड़ा कंफ्यूज करता है। एक हो गया हमारे लिए फॉरेस्ट कवर, और दूसरा जो हो गया वो हमारे लिए हो गया ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट, है ना, ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट। मतलब कि एक फॉरेस्ट कवर और फॉरेस्ट के अलावा जितना भी दूर दूर जैसे हम लोग को पेड़ वेड़ दिख रहे थे वो क्या कहां पर आएंगे भाई साहब, वो आएंगे ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट के अंदर में।
अब देखो जो फॉरेस्ट कवर है, फॉरेस्ट कवर में आप सबको पता है यार, सबसे पहले तो हमारे लिए जितना सरकार लोगों ने फॉरेस्ट एरिया डिक्लेयर किया है जो कि 1 हेक्टेयर से ज्यादा है, उसको हम लोग करेंगे। मतलब कि जितने भी पैचेस आरएफए के अंदर है वो तो आएगा ही आएगा। लेकिन अगर कुछ ऐसे भी एरियाज हैं जिनको कि रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के अंतर्गत, मतलब सरकार या गवर्नमेंट ने उसको नोटिफाई नहीं किया है, लेकिन 1 हेक्टेयर से ज्यादा तो है, तो भले सरकार ने बोला है नहीं बोला है, लेकिन हम तो भैया उसको फॉरेस्ट कवर ही मानेंगे, तो वो भी इलाका इसमें आएगा, है ना। ये दो हिस्से मिलकर क्या बनेंगे, फॉरेस्ट कवर बन जाएंगे। लेकिन अगर कोई आपसे पूछता है कि ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट क्या है, यहां पर लिख देता हूं, नहीं कंफ्यूज होगी, क्या चीज लिख दिया, टीओएफ, ये है आपका ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट, मतलब कि ट्री कवर की बात हो रही है ना। तो ट्री कवर कौन कौन से ट्री कवर होंगे इसमें, एक तो सबसे पहले वो सारे के सारे ट्री कवर जो कि 1 हेक्टेयर से कम है, क्योंकि 1 हेक्टेयर से ऊपर बराबर वाले तो पहले ही काउंट कर लिए हमने। और दूसरा जो है कि ऐसे फॉरेस्ट कवर जो कि आरएफए ने नोटिफाई तो नहीं किए हैं, है ना, लेकिन पैचेस जो है वो यहां पर कम होगा यार, 1 हेक्टेयर से कम का हिस्सा है, 1 हेक्टेयर से कम का हिसाब किताब जो भी बन रहा होगा वो इसमें आ जाएगा। मतलब दोनों बात वही है, 1 हेक्टेयर से ऊपर गया तो फॉरेस्ट कवर, 1 हेक्टेयर से नीचे गया तो आपका क्या आ गया, ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट आ गया। अब यहां पर जैसे ट्री कवर में आप लोग देख रहे हैं ना कि स्कैटर्ड है, लीनियर है, ब्लॉक है, क्या मतलब इसका समझो जरा, इस डायग्राम को जरा ध्यान से समझो। यहां वाला इलाका आपको डेंसली फॉरेस्ट दिख रहा है क्या, डेंसली फॉरेस्ट दिख रहा है ना, तो हम ऐसा बोल रहे हैं कि ये वाला जो इलाका है, ये वाला इलाका, यहां पर बहुत ही डेंस फॉरेस्ट था, और ये एक्चुअल में एरिया ऐसा था जिसको कि सरकार ने कहीं पर भी नोटिफाई नहीं किया था, लेकिन चूंकि ये 1 हेक्टेयर से ज्यादा था, हमने इसको भी काउंट कर लिया। सिमिलरली ये कुछ ऐसा एरिया था जहां पर आप देख रहे हो बढ़िया पहाड़ वहाड़ हैं, नदियां गिर रही हैं, भले यहां पर कैनोपी 10% से कम ही दिख रहा है, लेकिन चूंकि इसको हम लोगों ने ऐसा एरिया माना था जिसको सरकार ने फॉरेस्ट नोटिफाई किया हुआ है ऑलरेडी, ये भी अगर 1 हेक्टेयर से ज्यादा है, तो इन दोनों को मिला के हम क्या बोलेंगे भाई साहब, ये हमारे लिए नेट फॉरेस्ट कवर है। क्या है भाई साहब, ये नेट फॉरेस्ट कवर है हमारे लिए, फॉरेस्ट कवर। सिमिलरली और नेक्स्ट हमारा ये जो ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट, अब इसमें समझना लीनियर, स्कैटर्ड, ब्लॉक, ये सब क्या था। देखो यहां पर ट्री कवर अगर 1 हेक्टेयर से कम का इलाका है, जैसे ये वाला पैच, इस पैच में क्या होगा, ये हमारा ट्री कवर में काउंट हो जाएगा। अब रोड के किनारे ऐसे लीनियर पेड़ भी लगते हैं, जैसे ये पेड़ लगा है, ये पेड़ लगा है, तो ये हमारे लिए ट्री कवर 1 हेक्टेयर से कम जो कि लीनियर है, ये भी मिल जाएगा। फिर ट्री कवर कई बार स्कैटर्ड होते हैं, एक पेड़ यहां पर लगा है, दूसरा पेड़ यहां पर लगा है, तो इन सभी जगहों पर इसको हम लोग स्कैटर्ड के तौर पर मानते हैं और इसको भी काउंट करते हैं। ये सब हमारे लिए ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट कहलाता है, ठीक है। तो हमारे लिए एक तो फॉरेस्ट कवर हो गया और एक ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट हो गया। अब जरा इन्हीं चीजों को देखना कि जो एक्सटेंट है ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट का, ये हमारे लिए अभी फिलहाल के लिए 30.7 मिलियन हेक्टेयर के आसपास है, जो कि लगभग आपके 37% है टोटल फॉरेस्ट एरिया का, है ना। अगर टोटल फॉरेस्ट और ट्री कवर इन सबको मिला दो, है ना, इन सबको मिला दो, टोटल कितना भी आ रहा हो, अब कितना आ रहा है पहले उसको पढ़ लेते हैं, फिर आपको समझ में आएगा। अब इस डेटा के आधार पर जरा अभी मैं उसको पिछला वाला डेटा फिर समझाऊंगा, अब यहां पर पहले समझना कि जो आपका फॉरेस्ट कवर है, फॉरेस्ट कवर कितना है भाई साहब आपका, 21.76%। तो यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम में अगर पूछता है कि फॉरेस्ट कवर हमारे यहां पर कितना है, तो आप क्या बोलोगे, फॉरेस्ट कवर मतलब याद आया, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट वाला जो कि 1 हेक्टेयर से ज्यादा होगा, और ऐसी कोई भी जमीन जहां पर 1 हेक्टेयर से ज्यादा पेड़ वेड़ दिख रहे होंगे हमें, जिसको कि हम फॉरेस्ट कंसीडर कर रहे हैं, उसको हम लोग फॉरेस्ट कवर बोलेंगे। तो इसीलिए हमारा वो कितना परसेंटेज है, 21.76। नेक्स्ट, ट्री कवर कितना है, ट्री कवर, तो टोटल ट्री कवर मतलब ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट कितना है अपना, ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट अपना 3.41 है, तो ट्री कवर बोलते हैं इसको, ट्री कवर। लेकिन अगर कोई हमसे पूछे टोटल फॉरेस्ट और ट्री कवर कितना है, भाई दोनों को जोड़ दो, कितना आ रहा है, 25.17। ये एक डेटा है जो कि आपको रट जाना चाहिए भाई साहब, क्या होगा, रट जाना चाहिए, 25.17%, इसको रट डालो बिल्कुल। याद रखना कि 25.17 इसमें फॉरेस्ट कवर भी है और ट्री कवर भी है, याद रखना है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सिमिलरली आप यहां पर भी इस चीज को देख सकते हो कि देखो हमारे पास जो नॉन फॉरेस्ट एरिया है वो तो सबसे ज्यादा कितना है भाई साहब, वो 73% है। यहां पर दूसरे कलर से लिखता हूं, ये कितना है, ये 73% है, 73.5% है। लेकिन जो हमारा फॉरेस्ट कवर है ये 21.7% है। लेकिन इसमें अगर हम लोगों ने ट्री कवर भी मिला दिया 3.4%, तो ये टोटल मिलके कितना हो जा रहा है, ये हो जा रहा है हमारा 25.17% हो जा रहा है ना, इन दोनों को जोड़ के। और कुछ हमारे लिए स्क्रब भी हैं, है ना, वो थोड़े से घास फूस टाइप के, तो वो कितने हैं, 1.33% है। तो इतना चीज आपको याद रखना है ना, कि नॉन फॉरेस्ट एरिया हमारा सबसे ज्यादा है भाई साहब, है ना, नॉन फॉरेस्ट एरिया सबसे ज्यादा है हमारा, फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर जो है वो कम है। ठीक है भाई, इतनी बात भी समझ में आ गई। अब जरा एरिया वाइज अगर हम लोग देखें, सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर किन 3 टॉप स्टेट्स का है, सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश का है, पता ही है हमें, मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा ट्री कवर है ना, ट्री कवर नहीं सॉरी, फॉरेस्ट कवर की बात हो रही है, ट्री कवर नहीं, वो कैनोपी, फॉरेस्ट कवर की बात हो रही है। रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया में भी मध्य प्रदेश पहले था और यहां पर भी पहले है फॉरेस्ट कवर।
फिर इसके बाद अरुणाचल प्रदेश सेकंड नंबर पर और छत्तीसगढ़ जो है वो आपका तीसरे नंबर पर है, याद रखना। लेकिन अगर यही चीज ट्री कवर के सॉरी, अब ये पूछ ले आपसे कि जरा ट्री कवर का हिसाब किताब बताओ, ट्री कवर का हिसाब किताब बताओ, तो आप बताओगे कि देखो सर सबसे पहले जो है वो है आपका क्या, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद आएगा आपका राजस्थान। महाराष्ट्र के बाद क्या आएगा भाई, आपका राजस्थान आएगा। महाराष्ट्र के बाद आपका राजस्थान आएगा। और इसी को जरा हम छोटा कर देते हैं यार, यहां पर देखो। हाँ, अगर हम तीसरे नंबर पर देखें तो हमारा क्या है, उत्तर प्रदेश। तीसरे नंबर पर क्या है भाई, उत्तर प्रदेश। महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, ये तीन चीजें आपको याद हो गई। अब सिमिलरली जरा इसको भी समझना कि अगर परसेंटेज ट्री कवर पूछे तो क्या है भाई साहब, जैसे अभी हम लोग वहां पर बात करें, सिक्किम वाला एग्जांपल याद रहेगा हमेशा, है ना। अगर कोई परसेंटेज के बारे में पूछ लेता है कि टॉप 3 स्टेट, वैसे तो महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश है, तो बड़े बड़े स्टेट्स हैं, जितना बड़ा एरिया उसी के हिसाब से उतना बड़ा यहाँ का रीजन होगा, जो कि बहुत बहुत क्या बोलते हैं, ज्यादा घने जंगल यहाँ पर आपको ट्री कवर वगैरह दिख रहे होंगे। लेकिन अब देखो जरा, अगर कोई परसेंटेज में पूछ ले तो ये चंडीगढ़ सबसे पहले नंबर पर आ जाएगा, दिल्ली दूसरे नंबर पर आ जाएगा और केरला तीसरे नंबर पर आ जाएगा, अलग ही बात है। लेकिन अगर कोई पूछता है, अच्छा ठीक है वो सब भी सही है, अब मुझे टोटल बताओ, फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर दोनों मिला के बताओ क्या है। तो दोनों मिला के अगर पूछोगे तो मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, जिसका फॉरेस्ट कवर ज्यादा है। अब क्योंकि फॉरेस्ट कवर के हिसाब से ही तो सब कुछ डिसाइड होगा यार, है ना। 21.7% तो फॉरेस्ट कवर ही है, ये ट्री कवर तो बस 3.41% ही तो है ना। ये कितना चेंज कर देगा। तो इसीलिए इसीलिए यहां पर आप देखोगे कि ये वाला हिसाब किताब भी लगभग लगभग वैसा ही चलता है, जैसा फॉरेस्ट कवर वैसा ही टोटल ट्री और फॉरेस्ट कवर भी हो जाएगा। लेकिन यहां पर ध्यान देना कि मध्य प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश तक तो सही है, अब यहां से छत्तीसगढ़ हट के कौन आ गया, महाराष्ट्र आ गया। और इसीलिए आप देखोगे कि महाराष्ट्र का नंबर कैसे आया होगा भाई साहब, जब इसका ट्री कवर हद ज्यादा होगा, इसलिए देखो ये पहले नंबर पर आ गया। इतना ज्यादा आ गया है कि जब टोटल मिला रहे हैं तो ये तीसरे नंबर पर पहुंच जा रहा है, छत्तीसगढ़ से आगे पहुंच जा रहा है। बात समझ में आई क्या, है ना। तो इस तरीके से इन 3-4 डेटा को जरा 10 बार पढ़ लेना, याद हो जाएगा। अब वही वही बात यहां पर भी लिखी है भाई साहब, है ना, कि ऑब्जर्व कहां पर है, छत्तीसगढ़ में है, फिर उत्तर प्रदेश में है। मैक्सिमम इंक्रीज इन फॉरेस्ट की बात कर लेते हैं, है ना। फॉरेस्ट और ट्री कवर अभी तक तो हम देख रहे थे सबसे ज्यादा कहां पर है। लेकिन अगर हमसे कोई पूछता है कि अच्छा ये सब तो ठीक है, तुम बताओ कि गत वर्षों में सबसे ज्यादा बढ़ा कहां पर है, सबसे ज्यादा बढ़ा कहां पर है, तो हम बताएंगे देखो सबसे ज्यादा जो बढ़ा है वो आपके बढ़ा है छत्तीसगढ़ में। इतना बढ़ गया कि भाई साहब ये तीसरे नंबर पर पहुंच चुका है छत्तीसगढ़, है ना। फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश भी बहुत आगे निकल रहा है, और उड़ीसा। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा, ये 3 जगह हैं। आप राजस्थान वगैरह भी याद कर सकते हो इसमें, लेकिन इतना कुछ खास नहीं है। और सबसे ज्यादा घटा कहां पर है, आप देखो क्या विडंबना है कि मध्य प्रदेश, जहां पर सबसे ज्यादा ट्री कवर देखने को मिल रहा है, फॉरेस्ट कवर देखने को मिल रहा है, ट्री कवर तो नहीं, सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर और ट्री प्लस फॉरेस्ट कवर देखने को मिल रहा है, वहां पर सबसे सबसे ज्यादा संख्या में फॉरेस्ट कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस बार 612 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया वहां से हट गया, फॉरेस्ट कवर से हट चुका है ना। अब उसी तरीके से फॉलोड बाई कर्नाटका, लद्दाख और नागालैंड, ये याद कर लेना भाई। फिर देखो एक एक जगह है जिसको हम लोग बोलते हैं वगेसा, वगेसा WGESA। ये क्या होता है, वेस्टर्न घाट इको सेंसिटिव एरियाज, इको सेंसिटिव एरियाज वेस्टर्न घाट वाले। तो वेस्टर्न घाट के जो इको सेंसिटिव एरियाज हैं उनको अलग से थोड़ा सा हम लोग कैलकुलेट करते हैं हमेशा। तो इसमें देखा गया कि जितने भी एरिया अप्रोक्सीमेटली डिजिटल बाउंड्री के हिसाब से जो भी हम लोग देख रहे थे, वहां पर हम लोग को वगेसा के अंदर में एस्टिमेटेड 73% वहां का कैनोपी देख रहे हो कितनी है, 73% से ज्यादा कैनोपी वहां पर दिख रही है आपको। फॉरेस्ट कवर इतनी ज्यादा है, सॉरी, वहां पर जो फॉरेस्ट कवर है वो लगभग लगभग 73% एरियाज पर है। मतलब ये नॉर्मली हम लोग बात कर रहे हैं जैसे कि सिक्किम, मेघालय या फिर अरुणाचल प्रदेश, इन सब जगहों पे जब भी हम फॉरेस्ट कवर की बात कर रहे हैं तो परसेंटेज के हिसाब से अगर आप देख रहे हो, परसेंटेज के हिसाब से आप देख रहे हो, तो यहां पर हम लोग कितना दिख रहा है भाई साहब, ये वगेसा के अंदर में, वगेसा के अंदर में आपको फॉरेस्ट कवर जितने भी वेस्टर्न घाट वाले स्टेट्स हैं वहां पर 73% से ज्यादा फॉरेस्ट कवर है। फिर फॉरेस्ट कवर जो हिल्स डिस्ट्रिक्ट वाले हैं, हिल्स डिस्ट्रिक्ट जहां पर पहाड़ वहाड़ दिख रहे हैं आपको, वहां पर आपको कितना दिख रहा है भाई, 40% आपका यहां पर फॉरेस्ट कवर दिख रहा है। सिमिलरली अगर टोटल फॉरेस्ट और ट्री कवर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में देखें, है ना, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में देखें, तो वहां पर टोटल 67% से ज्यादा, मतलब टू थर्ड जो है उससे ज्यादा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में है, जबकि आप लोग टोटल फॉरेस्ट और ट्री कवर मिला के देखोगे तब, है ना। बड़ा कंफ्यूजिंग सा, इसीलिए आपको बार बार बोल रहा हूं कि कई बार आपको पढ़ना पड़ेगा तब जाके ये सारी चीजें याद होंगी। अगर एक हम डेटा ऐसे ही देख लेते हैं कि टोटल अगर हम लोग फॉरेस्ट कवर्स ऐसे ही हिल वाले डिस्ट्रिक्ट्स में देखें तो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट, सॉरी मतलब आप ऐसा देख सकते हो कि कौन कौन से स्टेट हैं जहां पर आपका सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर देखने को मिल रहा है ना। तो यहां पर बात हो रही है अरुणाचल प्रदेश पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर आ रहा है आपका उत्तराखंड, वो भाई नया आ गया,
और तीसरे नंबर पर आ रहा है कर्नाटका, ये भी नया हो गया। तो आपका क्या क्या आ गया, आपका यहां पर आ गया अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड और कर्नाटका। ये वो जगह है भाई साहब, याद रखना, जहां पर पहाड़ी इलाका है ना, ये पहाड़ी इलाका का अगर हम लोग काउंट कर रहे हैं तो वही है बस। तो ये हमेशा याद रखना। आप लोग यहां पर एक एक टॉपिक पर हमेशा कंफ्यूज हो रहे होगे कि सर हर बार हम लोग ना ये GW पढ़ रहे हैं, सर ये GW क्या चीज है, ये भी बता दो एक बार। देखो GW का मतलब होता है, इसका मतलब होता है ग्रीन वॉश्ड। ग्रीन वॉश्ड, इसका क्या मतलब है? ग्रीन वॉश्ड का मतलब बड़ा ही सिंपल सा है कि बहुत सारा डेटा हम लोग को नहीं मिल पाता है, वहां बादल आ जा रहे हैं बार बार, उसका डेटा हम लोग कवर नहीं कर पा रहे हैं, तो हम लोग नॉर्मल सैटेलाइट इमेजेस में वो कंसिडर करते हैं कि कितना दूर हरा हरा है, उसको ग्रीन वॉश्ड एरिया में हम लोग थोड़ा सा कम ज्यादा करके उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो वैसा ही है कि ग्रीन वॉश्ड फॉरेस्ट कवर भी हम लोग इसमें काउंट कर रहे हैं, इनसाइड आउटसाइड सब देख रहे हैं। ठीक है भाई, नेक्स्ट बढ़ते हैं और हम लोग समझते हैं इस चीज को। यहां पर अगर कोई बोलता है कि मेजर सिटीज बताओ, मेजर सिटीज बताओ जहां पर फॉरेस्ट कवर सबसे ज्यादा बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, तो हम यहां पर बोलेंगे कि सबसे ज्यादा मेगा सिटीज जो कि 21 से 23 तक में, मतलब पिछले 2-3 सालों में सबसे ज्यादा जो बढ़ा है वो है आपका अहमदाबाद गुजरात में, है ना। नंबर 1 पे है भाई साहब अहमदाबाद गुजरात। दूसरे नंबर पर आ रहा है बेंगलुरु कर्नाटका का। तीसरे नंबर पर आ रहा है चेन्नई। फिर चौथे नंबर पर है आपका दिल्ली। तो 3-4 याद कर सकते हो। सबसे ऊपर कौन है? अहमदाबाद है। बस इतना याद रखना कि पिछले 2-3 सालों में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर किसका बढ़ा है? अहमदाबाद सिटी का बढ़ा है। अब यहां पर नेक्स्ट जो चैप्टर आता है हमारा वो आता है मैंग्रोव कवर। हम लोग चैप्टर वाइज चल रहे थे अभी तक। सबसे पहले हम लोगों ने फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर के बारे में बात किया 2 चैप्टर्स में। फिर उसके बाद अब हम लोग मैंग्रोव कवर पर बात कर रहे हैं। मैंग्रोव कवर जो है आपका, मैंग्रोव सबसे पहले क्या टर्म है यार, मैंग्रोव का क्या मतलब है? मैंग्रोव का मतलब यह है कि एक प्रकार की ऐसी कम्युनिटी, यहां पर आप लोगों ने वेस्ट वेस्ट बंगाल वाले रीजन में आप लोगों ने सुंदरी ट्रीज के बारे में सुना होगा। सुंदरी ट्रीज, या फिर जिसको हम लोग सुंदरबन बोलते हैं। सुंदरबन, सुंदरबन क्यों बोलते हैं भाई? क्योंकि यहां पर सुंदरी ट्रीज मिलते हैं, सुंदरबन, है ना। तो ये जो सुंदरबन है, सुंदरबन जहां पर मैंग्रोव्स निकलते हैं, तो सबसे ज्यादा अगर हम लोग बात करें, सबसे पहले तो ये मैंग्रोव क्या होते हैं? देखो, मैंग्रोव एक ऐसी स्पेशल कम्युनिटी है, एक इकोटोन एरिया, इकोटोन एरिया है जहां पर सॉल्ट के अंतर, मतलब वो जो आपका पानी है वो खारा भी होता है क्योंकि वो तो बिल्कुल कोस्टल एरियाज में जमते हैं, लेकिन मैंग्रोव्स को अपने बढ़ने के लिए फ्रेश वाटर भी चाहिए। तो एक ऐसा समागम देखने को मिलता है जहां पर फ्रेश वाटर और सॉल्टी वाटर या सलाइन वाटर दोनों प्रेजेंट होता है, और ये एक ऐसी स्पेशल कम्युनिटी बनती है जहां पर आपको स्पेशीज रिचनेस बहुत ज्यादा दिखती है। तो ये वो रीजन है, आपको बेसिकली 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ के लैटिट्यूड पर ये यूजुअली आपको देखने को मिलता है। और इंडिया के अंदर ये जो ये पेड़ है ना, इनको हम लोग एक नाम से जानते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं क्या? फैकल्टेटिव हेलोफाइट्स। ये कभी भी अपने मेंस के आंसर वगैरह में लिखने की कोशिश करना, और कभी प्रीलिम्स में पूछ लेता है कि भाई साहब ये फैकल्टेटिव हेलोफाइट्स हैं मैंग्रोव्स, तो ये सही बात है। इनका मतलब क्या है कि देखो ये ना, इनको वही फ्रेश वाटर की भी जरूरत है, फ्रेश वाटर की जरूरत है, तभी तो ये फिजियोलॉजिकली अपने आप को बढ़ा पाएंगे। और दूसरा, अगर इनको मतलब सरवाइव करना है तो इनको कैसा चाहिए? सलाइन वाटर भी चाहिए, हाई सैलिनिटी चाहिए, है ना, वाटर लॉक्ड सॉइल, हाई सैलिनिटी, ऐसा चाहिए। तो इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं? फैकल्टेटिव हेलोफाइट्स बोलते हैं, है ना। तो ये याद रखना कि मैंग्रोव की बात हो गई भाई अपने पास। अब मैंग्रोव के कवर की बात कर लेते हैं। मैंग्रोव का कवर जो है सबसे ज्यादा कहां पर मिल रहा है आपको? सबसे ज्यादा भाई साहब अगर आप देखोगे तो आपको पहले तो ये तो मैंग्रोव का ग्लोबल स्टेटस है। ग्लोबल स्टेटस में सबसे ज्यादा मैंग्रोव 2020 के आसपास में अगर आप देख रहे हो, 2020 का डेटा ये है भाई। 2020 के डेटा में सबसे ज्यादा जो है आपको कहां मिल रहा है? ये रीजन है एक। ये रीजन कौन सा है भाई साहब? टोटल एशिया। अब एशिया में भी आप देख रहे होगे, ईस्ट एशिया, साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया, वेस्टर्न एंड सेंट्रल एशिया, इसमें भी सबसे ज्यादा हिस्सा जो एशिया की बात हो रही है उसमें ज्यादातर हिस्सा किसका है? आपके साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया का है ना। साउथ ईस्ट एंड साउथ एशिया, इंडिया भी उसका पार्ट है। तो आप समझ सकते हो कि अपने वाले रीजन में साउथ ईस्ट एशिया, अपना कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, सुमात्रा, जावा, फिलीपींस, ये वाले जगह पर भी सब आ रहे हैं अपने। तो अब ये सारी बात हमारी किस पे हो गई? जिस पे हम लोग मैंग्रोव की बात कर रहे हैं। अब नेक्स्ट हम जो बात करें, नेक्स्ट, अच्छा अगर कोई पूछ ले कि यार इसके अलावा और कहां मिलते हैं, तो आप देखना कि इसके अलावा फिर आपको मिलेंगे टोटल अफ्रीका में। अफ्रीका के अंदर भी आप देखोगे सबसे ज्यादा वेस्टर्न और सेंट्रल अफ्रीका के रीजन में मिलते हैं। उसके पीछे रीजन भी है यार, हमने पहले ही बोला कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से कैप्रिकॉर्न के बीच में आपका अफ्रीका एकमात्र ऐसा कॉन्टिनेंट है जहां से इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न सब गुजरता है। तो जाहिर सी बात है मिडिल सेंटर पर ही रहेगा। इक्वेटर अफ्रीका को लगभग लगभग इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है, तो इसीलिए ऊपर का थोड़ा हिस्सा, थोड़ा नीचे का हिस्सा, वो सब मिला के कहां मिलेगा आपको? मतलब सेंट्रल और वेस्टर्न अफ्रीका में ज्यादा देखने को मिलता है। अगर कोई पूछता है कि अच्छा मैंग्रोव का इतना जिक्र क्यों हो रहा है भाई साहब, क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि मैंग्रोव एक बहुत इंपॉर्टेंट इकोसिस्टम है, उसके ये सारे सारे बहुत ही शानदार फीचर्स हैं, है ना।
कि कोस्टल कम्युनिटीज जो भी वहां के होते हैं उनके लिए एक इनकम का सोर्स बनता है। फिशिंग एक्टिविटीज बहुत सही होती है। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के लिए, कार्बन कैप्चर करने के लिए बहुत बढ़िया आप बोल सकते हो कि एक हमारा इकोसिस्टम वहां पर डेवलप होता है। बफर है, इकोटोन एरिया है जहां पर स्पेशीज रिचनेस दिखती है। एनिमल्स के लिए बहुत बढ़िया चीज है। वाटर क्वालिटी को प्यूरिफाई करने का काम करता है। हमारा कोरल रीफ वगैरह जो है वो इसी के थ्रू सेग्रीगेट होता है एक्चुअल में। तो ऐसे बहुत सारी चीजें आप देख सकते हो जो कि हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहां पर ना एक इनिशिएटिव है गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट मतलब ये कभी भी क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है कि मिस्टी किससे रिलेटेड है। अब भाई साहब ये मिस्टी, हम लोग को पता है कि मिस्टी जो है वो बंगाल की एक डिश आती है मिष्टी दोई, खाया होगा ना, बड़ी शानदार दही होती है। तो इससे ध्यान रखना कि ये जो मिष्टी दोई है ना, बंगाली टर्म है मिस्टी, और मिष्टी मतलब मीठा होता है। तो ये जो मिष्टी है ये कहीं ना कहीं तो वेस्ट बंगाल की इनिशिएटिव है, लेकिन वेस्ट बंगाल में स्पेसिफिकली किस चीज की है, तो यहां पर आप देखना, दिस इज ए मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टैंजिबल इनकम्स। तो ये मैंग्रोव से ही रिलेटेड है। अब इसके अंदर में बहुत सारे काम कर रहे हैं जिससे कि हम लोग मैंग्रोव को वापस से अच्छा कर सके, मतलब उसको वापस से रिच और रिच बना सके। तो अभी फिलहाल के लिए अगर आपसे पूछा जाए कि देखो रिस्टोरेशन इफर्ट्स वगैरह चल रहे हैं, 2050 तक हम ऐसा टारगेट कर रहे हैं कि अप्रोक्सीमेटली 8000 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है वहां तक उसको हम पहुंचा दें। और मिस्टी प्रोग्राम जो है वो इसके अंदर में रन हो रहा है। 2021 से 2030 तक के अलग अलग टारगेट्स डिफाइन है। इसी में एक और स्ट्रक्चर जिसका मतलब मैंग्रोव प्लांटेशन की बात हो रही है, यहां पर एक फिश बोन स्ट्रक्चर है। फिश बोन स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, बड़े सुंदर लग रहे हैं ना, फिश बोन स्ट्रक्चर। तो इस स्ट्रक्चर में मैंग्रोव को भी प्रोटेक्ट करने की बात कर रहे हैं मिस्टी मिशन के अंदर में। नेक्स्ट, मैंग्रोव कवर अगर एसेस करने की बात करें 1987 से लेकर 2021, मतलब जब से फॉरेस्ट रिपोर्ट हमारा आ रहा है तब से लेकर अगर आज तक की बात करें तो सबसे ज्यादा अगर आप देखोगे कि फॉरेस्ट आपका, अभी अगर 2021 की बात कर रहे हैं हम लोग, 2021 में सबसे ज्यादा मैंग्रोव कवर आपको कहां दिख रहा है भाई, ये देखो, ये आपका है वेस्ट बंगाल, ये वाला रीजन, ये आपका क्या चल रहा है, वेस्ट बंगाल। इधर आ जाओ, ये पहले नंबर पर आ गया। दूसरे नंबर पर जरा बताओ कौन सा है। दूसरे नंबर पर आप देखोगे 1200 वाला होगा, है ना, यही है मेरे हिसाब से, गुजरात ही है क्योंकि बताए मुझे। दूसरे नंबर पर क्या है भाई, गुजरात है। तो सबसे पहले नंबर पर क्या आ रहा है, सबसे पहले नंबर पर वेस्ट बंगाल, दूसरे नंबर पर क्या है, गुजरात है। याद रखना कि पहले और दूसरे, यही इंपॉर्टेंट है। तो दूसरे के बाद एक तीसरा आपको जरूर से पता होना चाहिए। और तीसरे नंबर पर अगर आप देखोगे तो ये वाला रीजन देखो, ये आपका है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ये थर्ड नंबर पर। अगर कोई पूछता है कि यूटी में सबसे ज्यादा किसके पास है, तो अंडमान निकोबार पहले नंबर पर आ जाएगा। तो ये तीन डेटा आपको याद रखने हैं, ठीक है भाई। इसके बाद हम लोग देखते हैं आपका मैंग्रोव कवर 2023 की अगर बात करें, 2023 में देखते हैं क्या बदलाव आए हैं। अगर हम लोग टोटल मैंग्रोव कवर की बात करें, सबसे ज्यादा जो है आपका 2023 का आप टोटल मैंग्रोव कवर देख रहे हैं, सबसे ज्यादा आपको कहां दिख रहा है भाई साहब, अगेन आपको वेस्ट बंगाल में ही दिख रहा है ना। अगेन कहां पर दिख रहा है, वेस्ट बंगाल में दिख रहा है। सेकंड नंबर पर कौन है भाई साहब, सेकंड नंबर पर कहां दिख रहा है, गुजरात ही दिख रहा है आपको। अगेन सेकंड नंबर पर क्या दिख रहा है, गुजरात ही दिख रहा है। थर्ड नंबर पर देखो कौन सा दिख रहा है, थर्ड नंबर पर अगेन आपको कौन दिख रहा है भाई साहब, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो कोई भी डेटा में चेंजेस नहीं आए, जो पहले याद किया था वही अभी भी चलेगा। फिर आपका चौथा चैप्टर आता है फॉरेस्ट फायर से रिलेटेड। आप सबको पता है कि फॉरेस्ट फायर ग्लोबली बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, और हमारे इंडिया में भी फॉरेस्ट फायर्स जो होते हैं वो हमारे फॉरेस्ट कवर को कई हद तक कम करने में जिम्मेदार है। अब ये फॉरेस्ट कवर एक्चुअल में होता क्यों है, उसके लिए अलग अलग रीजन्स के अलग अलग मतलब अलग अलग स्पेसिफिक एरियाज के अलग अलग रीजन है। अब आप उन रीजन्स को भी अभी हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम फॉरेस्ट फायर के बारे में अगर समझते हैं तो देखो, जितने भी फॉरेस्ट फायर्स होते हैं वो कई बार बहुत सूखे पत्ते, जो लिटर्स वगैरह होते हैं, सूखे पत्ते, और धूप के कारण जब चिलचिलाती धूप उन पे पड़ती है, कभी पेड़ वेड़ एक दूसरे से घिस गए तो वहां से फायर स्टार्ट होता है, और वो पूरे जंगल में फैल जाता है। काफी सारे मतलब पेड़ या फॉरेस्ट हमारे हैं उनको वो डिग्रेड कर देता है। अब क्या क्या रीजंस हैं, अगर हम बात करते हैं कि इसकी वेस्टर्न हिमालय रीजन की, वेस्टर्न हिमालय रीजन, और वेस्टर्न हिमालय रीजन में आप डेफिनेटली इसमें जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, ये सब आ जाएंगे। तो इन सभी एरिया की अगर बात करोगे तो यहां पर बेसिकली जो फॉरेस्ट आते हैं वो आते हैं ट्रांस ह्यूमन्स पास्चोरलिस्ट्स की वजह से। मतलब कि कुछ ऐसे लोग हैं जो कि माइग्रेट करते हैं ऊपर नीचे, तो उनके आवागमन से ये फॉरेस्ट फायर सबसे ज्यादा लगता है। दूसरा, अगर कंट्री के वेस्टर्न पार्ट की बात करें, तो यहां पर सबसे ज्यादा जो हमारा ग्रासलैंड इकोसिस्टम है, ग्रासलैंड जो है एक्सटेंसिव ग्रासलैंड हैबिटेट है, और यहाँ का जो वेजिटेशन है वो काफी सूखा है, तो इसके वजह से वेस्टर्न हिस्से में ज्यादातर फॉरेस्ट फायर इसके लिए मिलता है। फिर सेंट्रल इंडियन स्टेट्स की बात करें, है ना, सेंट्रल इंडियन स्टेट इंक्लूडिंग वेस्टर्न और ईस्टर्न स्टेट, वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स की अगर बात करें, इन सभी रीजन्स में आपको दिखेगा कि जो आपके नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट, नॉन टिम्बर, ये एनटीएफपीएस क्या होते हैं, नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, मतलब कि जंगल से हम लोग ऐसी चीजें लेते हैं जो कि लकड़ी नहीं है। जैसे मान लो पत्ते ले लिए,
आपको पता होगा कि हम लोग बीड़ी बनाते हैं, है ना, बीड़ी बनाने के लिए एक पत्ता जो इस्तेमाल होता है, क्या नाम पता है क्या उसका? नीचे कमेंट सेक्शन में बताना मुझे, बड़ा इंटरेस्टिंग सा नाम है वैसे तो बेसिकली क्या होता है कि इन सभी चीजों पर लार्ज लेवल पर कलेक्शंस जब होते हैं ना, तो इन सबसे फॉरेस्ट फायर सबसे ज्यादा होते हैं। और सिमिलरली जो हमारा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है ना, सेवन सिस्टर्स की बात हो रही है, हमारे इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, इंडियन लैंड के ये जो सेवन सिस्टर्स हैं, वहां पर एनडीएमए के गाइडलाइंस के हिसाब से ड्यू टू शिफ्टिंग कल्टीवेशन के तौर पर हो रही है ना, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन, तो इन सब के वजह से यहां पर भी फॉरेस्ट फायर लगने की सबसे ज्यादा गुंजाइश होती है। तो रीजन पता चल गया हमें, लेकिन किस महीने में सबसे ज्यादा आती है? जाहिर सी बात है गर्मी में ज्यादा आएगा, है ना, ये कोई पूछने वाली बात है। तो यहां पर देखना सबसे ज्यादा जो पीक कर रहा है, आपका पीक कर रहा है, वो अगर 2021-22 की बात करें, 21-22 मतलब पुराना डेटा की अगर बात करें, तो ये पीक कर रहा था यहां पर, ये कहां है? मार्च, ठीक है, मार्च में सबसे ज्यादा कर रहा था। लेकिन जब आप 23-24 के फायर्स की बात करते हो, 23-24 के फायर्स की बात करते हो, तो जरा यहां पर देखना, अब ये चेंज होकर कहां पहुंच गया भाई साहब? अप्रैल में पहुंच गया। ये बहुत ही ड्रास्टिक चेंज देखने को मिल रहा है कि पहले के जमाने में जो हमें मार्च में फॉरेस्ट फायर सबसे ज्यादा मिलता था, इस साल हम लोग देख रहे हैं कि अब अप्रैल में वो शिफ्ट हो चुका है, अप्रैल में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट फायर देखने को मिला था। तो ये एक आप थोड़ा सा समझ सकते हो। फिर अब यहां पर जैसे वही है, ऑन एन एवरेज तौर पर अगर आप देखो तो सबसे ज्यादा फायर्स जो होते हैं, या तो आपके मार्च मंथ में दिखेंगे या फिर आपके अप्रैल मंथ में दिखेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ फॉरेस्ट फायर्स की अगर बात करें तो हमारे लिए ये हिसाब किताब थोड़ा ज्यादा था। अच्छा, अब एक चीज आपको और बताता हूं यहां पर। अच्छा, आप एक चीज देखना कि जो हमारे लिए फॉरेस्ट फायर है, फॉरेस्ट फायर जो है वो ज्यादातर शुरुआती दौर में, जब हम बात कर रहे थे 2019 की बात कर रहे थे, इस रीजन में हमारे फॉरेस्ट फायर्स जो थे वो काफी कम मिले थे। क्यों कम मिले थे भाई साहब? क्योंकि कोविड टाइम्स था, और इस कोविड टाइम के आधार पर फॉरेस्ट फायर कम दिखे थे। क्यों? क्योंकि यहां पर ह्यूमन एक्टिविटीज अपने आप में बहुत सीमित हो चुकी थी। जब ह्यूमन एक्टिविटीज बहुत ही कम हो चुकी थी, इसके वजह से जो एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स की वजह से जहां पर भी ये फॉरेस्ट फायर्स लगते हैं वो भी कम होते हुए दिखाई दिया हमें। लेकिन अगेन जैसे जैसे हम लोग वापस से एक्टिव हुए और फिर से फॉरेस्ट फायर बढ़ते हुए दिखाई दिया हमें। तो अगर टॉप 10 स्टेट्स की हम बात करें जहां पर फॉरेस्ट फायर सबसे ज्यादा डिटेक्ट किए गए हैं, तो उसमें सबसे पहले नंबर पर आप देखोगे उत्तराखंड आता है। उत्तराखंड के पास सबसे ज्यादा है, फिर ओडिशा है और फिर छत्तीसगढ़ है। याद रखना, ये 3 स्टेट्स याद करना, उत्तराखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़। फिर इसके बाद हमारा स्टडी का कुछ हाईलाइट की बात करते हैं। देखो और क्या क्या चीजें इसमें बताई गई हैं, क्या क्या चीजें मतलब इसमें दिखाया गया है। तो इस स्टडी से हमें पता चलता है कि देखो, जब भी हम लोग फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने मतलब ये देखा है कि लगभग 11.3% एरिया जो है वो ऐसा फॉरेस्ट कवर और स्क्रब का एरिया है जहां पर एक्सट्रीम से लेके वेरी हाई फायर प्रोन जोन हम कह सकते हैं। ये क्या है? 11.3%। फिर कुछ ऐसे पार्ट जैसे कि असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के ऐसे हैं जहां पर फॉरेस्ट फायर होने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं। फिर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश और झारखंड, उत्तराखंड, ये कुछ ऐसे पैचेस हैं जहां पर बहुत ज्यादा फायर प्रोन जोन हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म ट्रेंड की बात करें तो लॉन्ग टर्म ट्रेंड के हिसाब से तो हमें पता चल गया कि 11.3% में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर और स्क्रब ऐसे रीजन है जहां पर फॉरेस्ट सबसे ज्यादा फायर देखने को मिलता है। और ये कुछ स्टेट्स है जहां पर सबसे ज्यादा फॉरेस्ट फायर हम लोग को देखने को मिलता है। फिर एक एक मुद्दा आता है 5वें चैप्टर में आपका ग्रोविंग स्टॉक्स के बारे में। ग्रोविंग स्टॉक्स क्या कहता है यार? तो ग्रोइंग स्टॉक्स का मतलब क्या है कि पेड़ या फिर जो जंगल है, ये जंगल सिर्फ हम लोग के लिए कार्बन सेव करने के लिए, मतलब हमारा पूरा इकोसिस्टम मेंटेन करने के लिए नहीं, बल्कि हम लोग को कई सारे ऐसे प्रोडक्ट देते हैं जिनका इस्तेमाल करके हम लोग इकोनॉमिकली अपने आप को सक्षम बना पाते हैं। उनको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रोइंग स्टॉक्स बोलते हैं कि पेड़ से हम लोगों ने क्या क्या चीजें ले ली, है ना। अब यहां पर देखना जरा, जैसे कि ये ग्रोइंग स्टॉक्स के बारे में जब भी हम पढ़ते हैं तो इट इज एन इंपॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ हेल्थ एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ द फॉरेस्ट। जिससे हम लोग जितना ज्यादा ग्रोइंग स्टॉक निकालते रहेंगे, है ना, उससे हम लोग को दिखेगा कि हाँ भाई साहब, इस फॉरेस्ट की प्रोडक्टिविटी तो बड़ी खतरनाक है यार, इसकी हेल्थ तो बड़ी सही है। तो इसका मतलब क्या है कि आप टिम्बर का कितना प्रोडक्शन देख रहे हो यहाँ पर, बायोडाइवर्सिटी कितनी अच्छी है, क्योंकि उसके हिसाब से वहां पर उतनी ही चीजों, मतलब उतने जानवर आपको दिखेंगे, उतनी डाइवर्सिटीज दिखेंगी, आप उसको अलग अलग तरीके से इकोनॉमिकली यूटिलाइज कर पाते हो। और साथ में उस फॉरेस्ट का कार्बन स्टॉक कितना ज्यादा खतरनाक है, मतलब कितना ज्यादा कार्बन को वो अपने पास एब्जॉर्ब करके रखता है। तो कार्बन स्टॉक क्या शब्द है? कार्बन स्टॉक से भी हम लोग अभी थोड़ा सा और डिटेल में मैं आपको कार्बन स्टॉक समझाऊंगा कि कार्बन स्टॉक बेसिकली किन किन जगहों पर स्टोर्ड होता है। तो कार्बन स्टॉक जो है वो अलग अलग सेंस में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। कुछ हिस्से इसको डिवाइड कर देते हैं, जैसे मान लो ये लैंड सरफेस है, लैंड सरफेस के ऊपर जीते जागते पेड़ जो हैं,
ये कार्बन को स्टोर करेंगे, लेकिन इसके नीचे नीचे जो जीते जागते जड़ हैं वो भी कार्बन स्टोर करेंगे, जो यहाँ पर पत्तियां गिर जा रही हैं वो भी कार्बन स्टोर करेंगे। तो ऐसे कई प्रकार के रीजन्स हैं जहां पर हम लोग कार्बन स्टॉक की बात करेंगे अभी। तो इसमें आप लोग देखना बस कि इसमें ठीक है, इसमें हम लोग देखते हैं कि अरुणाचल प्रदेश जो है वो उसका सबसे ज्यादा भाई साहब ग्रोइंग स्टॉक देखने को मिल रहा है। तो अरुणाचल प्रदेश इज एट नंबर 1, फॉलोड बाई उत्तराखंड, फिर छत्तीसगढ़। ये 3 याद कर लो। मध्य प्रदेश बाद में आएगा, ये ध्यान रखना है ना। मध्य प्रदेश में डेंस फॉरेस्ट है, वहां पर टिम्बर प्रोडक्ट्स उतने अच्छे नहीं मिल रहे हैं हमें। फिर हाईएस्ट ग्रोइंग स्टॉक फॉरेस्ट हिमाचल प्रदेश। अगर स्टेट्स की बात कर रहे हैं हम लोग, है ना, जिसमें कि हम लोग यहां तो पहले क्या बात कर रहे थे, हम लोग अरुणाचल प्रदेश और इसके पास मैक्सिमम ग्रोइंग स्टॉक है। लेकिन अगर हम लोग पर हेक्टेयर के हिसाब से बात करें, पर हेक्टेयर मतलब कि परसेंटेज के हिसाब से अगर कैलकुलेट कर रहे हैं, तो सबसे ज्यादा किसके पास आ रहे हैं? हिमाचल प्रदेश में, दूसरे नंबर पर केरला के पास में, और तीसरे नंबर पर उत्तराखंड के पास में। तो जब भी परसेंटेज की बात होगी तो आप हमेशा याद रखना कि छोटे स्टेट्स पहले आ जाएंगे, क्योंकि छोटे स्टेट परसेंटेज के नाम पर आगे बढ़ जाते हैं। तो यहां पर हम लोग बात कर सकते हैं कि जो हमारा सबसे खतरनाक ग्रोइंग स्टॉक्स की हम लोग बात कर रहे हैं, परसेंटेज वाइज सबसे ज्यादा कहां से मिल रहा है भाई साहब? हिमाचल प्रदेश से मिल रहा है। फिर दूसरा कहां से मिल रहा है आपको? केरला से मिल रहा है। तीसरा कहां से मिल रहा है? उत्तराखंड से मिल रहा है। और यहां पर सबसे ऊपर कौन है? सबसे ऊपर अरुणाचल प्रदेश, फिर उत्तराखंड और फिर छत्तीसगढ़। ठीक है भाई। अब जरा यहां पर एक चीज को और देखना, इस पूरे रिपोर्ट में बैम्बू को भी काउंट किया गया है। बैम्बू का भी जितना भी एरिया है उसको भी फॉरेस्ट के अंदर ही काउंट करते हैं हम लोग, है ना। तो बैम्बू प्रोडक्शन की अगर बात करोगे तो स्टेट और यूटी वाइज कितने सारे डिस्ट्रीब्यूशन यहां पर देखने को मिल रहे हैं वो जरा देखना। यहां पर आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि यहां पर स्टेट और यूटी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन की जब भी बात करोगे तो कुछ ऐसे रीजन्स हैं जहां पर चेंज पॉजिटिव है और कुछ ऐसे रीजन है जहां पर चेंज नेगेटिव भी हो गया है। तो बैम्बू कल्टीवेशन सबसे मैक्सिमम आपको कहां पर दिख रहा है भाई? चेंज की बात करें या फिर सबसे पहले हम लोग 2023 के डेटा को देखते हैं कि बैम्बू बियरिंग एरिया सबसे ज्यादा 2023 के रिपोर्ट के हिसाब से कहां पर मिल रहा है भाई साहब? सबसे ज्यादा कहां पर मिल रहा है? सबसे ज्यादा ये देखो, मध्य प्रदेश में है। तो नंबर 1 पर कौन है भाई साहब? मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आपसे कोई पूछता है कि नहीं सबसे ज्यादा पॉजिटिव ग्रोथ देखने को कहां मिला है, सबसे ज्यादा पॉजिटिव ग्रोथ देखने को कहां मिला है, तो आप बोलोगे सबसे ज्यादा पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिला है अरुणाचल प्रदेश में। ये देखो 17% का इजाफा देखने को मिला है, 17% का। इनफैक्ट दूसरे नंबर पर अगर आप आओगे तो दूसरे नंबर पर आपको मिलेगा हिमाचल प्रदेश, ये दूसरे नंबर पर। और तीसरे नंबर पर कौन आ रहा है? आपका मध्य प्रदेश ही आ रहा है। इधर साइड में अगर आप देखो कि सबसे ज्यादा बैम्बू अभी तक जो रिकॉर्ड किया गया है सबसे ज्यादा कहां पर है? सबसे ज्यादा है आपका मध्य प्रदेश में। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमें मिल रहा है नेक्स्ट जो है वो मिल रहा है महाराष्ट्र में, ये हमारे लिए दूसरे नंबर का है। और तीसरे नंबर पर आप देखोगे यहां पर ये रहा, ओडिशा में मिल रहा है। तो इधर से फर्स्ट सेकंड थर्ड याद होना चाहिए और किसका परसेंटेज चेंज सबसे ज्यादा हो रहा है वो भी याद होना चाहिए। तो ये दो चीजें आप जरूर से याद रखना, है ना। इसीलिए हम लोगों ने इन दोनों डेटास को पढ़ लिए भाई साहब, ये भी चलो सही है, ये भी समझ में आ गया। फिर अगला चैप्टर जो है वो हमारे लिए क्या करता है? कार्बन स्टॉक्स की बात करता है, जिसके बारे में मैं अभी आपको बता भी रहा था। कार्बन स्टॉक्स जो है वो हमारे क्लाइमेट चेंज के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज जो है वो एक्चुअल में हमारे ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से हो रहा है। और ग्रीन हाउस गैसेस में एक इंपॉर्टेंट मुद्दा जो है वो कार्बन से रिलेटेड है, क्योंकि वही कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में हमारे पूरे एटमॉस्फेयर में हीट एब्जॉर्ब करने में मदद करता है, और इससे हमारा ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, जिसे हम लोग अल्टीमेटली ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं। और इस ग्लोबल वार्मिंग के चलते चलते हम लोग बोल सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज या क्लाइमेट शिफ्ट हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो इसीलिए कार्बन स्टॉक्स कौन कितना अच्छे से मेंटेन कर पा रहा है वो भी समझना जानना बड़ा जरूरी हो जाता है। तो यहां पर जरा इस बात को समझना कि कार्बन स्टॉक से जब भी हम बात कर रहे हैं तो यहां पर ग्रीन हाउस गैसेस वगैरह ये सारे रीजन्स तो वही लिखे हैं। यहां पर जरा समझना कि अभी जब दो COP26 की मीटिंग कहां पर हुई थी भाई? ग्लासगो में हुई थी। तो ग्लासगो में अभी पिछले साल 2023 के एंड में जब हम लोग बात कर रहे थे तो यहां पर हमारे प्रधानमंत्री साहब जो थे उन्होंने बात किया था 5 कमिटमेंट का। इस 5 कमिटमेंट को उन्होंने अमृत तत्व का नाम दिया था, और इसको वो बाद में पंचामृत बोल रहे थे। पंचामृत जो है वो 5 टारगेट्स हैं, ये सब मेंस में बड़ा अच्छा सा काम आएगा। तो पंचामृत जो है वो 5 टारगेट्स हैं जो कि हमें क्लियर करने हैं 2070 तक। कौन कौन से पंचामृत के कौन कौन से टारगेट हैं? तो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड 5 हिसाब से जो हमारे प्रधानमंत्री साहब ने बोला था उसमें था कि इंडिया जो है, इंडिया नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी को बढ़ाएगा, नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी को बढ़ा के इसको बढ़ा के 2030 तक 500 गीगावाट कर देगा। नेक्स्ट, इंडिया का जो पूरा का पूरा एनर्जी रिक्वायरमेंट है उसका 50% हिस्सा रिन्यूएबल एनर्जी से पूरा किया जाएगा 2030 तक। फिर अगला टारगेट जो है कि 2030 तक कम से कम हम लोग 1 बिलियन टन कार्बन एमिशन को कम कर देंगे। अब देखो यही वो टारगेट है जिसके लिए हम लोग कार्बन स्टॉक पढ़ेंगे। कार्बन स्टॉक जितना बढ़िया होगा यहां पर, है ना, जितना शानदार ये एब्जॉर्ब करेगा कार्बन को, हमारे लिए इसको अचीव करना उतना ईजी हो जाएगा।
सिमिलरली 2030 तक इंडिया जो है अपनी कार्बन इंटेंसिटी को कम करके 45% तक लेते आएगा, इकोनॉमी का 45%। तो यहां पर आप देख सकते हो कि इसको भी मीट करने के लिए हमें क्या चाहिए, कार्बन स्टॉक की स्टडी करना जरूरी है। फिर अगेन 2070 तक हमारा नेट जीरो टारगेट अचीव हो जाएगा। 2070 तक नेट जीरो टारगेट का क्या मतलब होता है कि मान लो कि हमने कार्बन एमिट किया कितना, मान लेते हैं कि हम लोगों ने 5 मिलियन टन ऑफ कार्बन एमिट किया, तो कोई बात नहीं है, हमारे पास इतना जुगाड़ होगा कि हम 5 मिलियन टन कार्बन एब्जॉर्ब भी कर सकते हैं। तो अब ये क्या कर रहा है, हम इसको एमिट कर रहे हैं और इतना क्या कर रहे हैं, इसको एब्जॉर्ब कर ले रहे हैं। तो हमारे लिए नेट कितना आ गया भाई, जीरो हो गया है ना। इसको क्या बोलते हैं, नेट जीरो टारगेट 2070 तक पाएंगे। अब कार्बन पूल्स की बात करते हैं, कार्बन स्टॉक्स जो हम लोग बोल रहे थे, कार्बन पूल्स जो आईपीसीसी के अंदर में इसको हम लोगों ने कंसीडर करते हुए बताया है। अब यहां पर समझना है कि देखो कुछ तो ट्रीज हैं, ट्रीज जो है ये सारे के सारे एबव ग्राउंड है, कुछ ऐसे बायोमास पौधे वधे हैं जो कि जमीन के ऊपर है, कुछ डेड वुड और कुछ ऐसे लिटर्स भी हैं जो कि पत्ते वत्ते टूट टाट के गिरे होते हैं वो सब, और कहीं लकड़ी का कट्ठा ऐसे टूट के कहीं गिर के पड़ा है। तो ये सब कुछ ना कुछ छोटे छोटे ही सही, लेकिन कार्बन को अपने पास स्टोर करके रखते हैं। सिमिलरली एबव ग्राउंड तो हो गया, नीचे के ग्राउंड में आओगे बिलो ग्राउंड बायोमास, तो इनकी जड़ों में भी मिल सकता है आपको, कुछ सॉइल में भी कार्बन स्टोर होता है। तो अगर उसके हिसाब से हम लोग कार्बन पूल की बात करें तो अलग अलग जोन्स हैं, जैसे कि एबव ग्राउंड बायोमास में जब भी हम बात करते हैं तो वही है जितना भी लिविंग वेजिटेशन है। अब वो लिविंग वेजिटेशन आपके किस किस फॉर्म में, लकड़ियों के फॉर्म में आ सकता है, सॉइल के फॉर्म में आ सकता है, स्टेम्स के फॉर्म में, मतलब सॉइल के अबव आ सकता है, सॉरी, स्टम्स, ब्रांचेस, बार्क, ये सब में, बीज वगैरह सब में आएगा। सिमिलरली बिलो ग्राउंड मास की जब बात करेंगे, बिलो ग्राउंड बायोमास की बात करेंगे तो इसमें लाइव रूट्स की बात आती है। लेकिन अब कुछ डेड ऑर्गेनिक मैटर है, डेड ऑर्गेनिक मैटर में लकड़ी का गट्ठा है ना, लकड़ी का गट्ठा, डेड वुड लॉक्स जो होते हैं, उसमें भी हमारा कुछ ना कुछ बायोमास, वुडी बायोमास जो होते हैं वो भी कार्बन को स्टोर करके रखता है। कुछ डेड रूट्स होते हैं वो भी स्टोर करके रखेंगे, और कुछ लिटर होते हैं। लिटर जो है वो वुडी मटेरियल भी हो सकते हैं, पेड़ पौधे भी हो सकते हैं। अगर वुडी मटेरियल है तो उनके डायमीटर जो है वो 5 सेंटीमीटर से 2 mm के बीच में आना चाहिए। फिर कुछ सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन सॉइल में भी आता है, जो कि कुछ सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर होते हैं जो कि कार्बन को स्टोर करके रखते हैं। अब यहां पर अगर इनके परसेंटेज की बात की जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा जो है वो तो जाहिर सी बात है लिविंग पोर्शन होगा, जो कि ग्राउंड के ऊपर है। अबव ग्राउंड बायोमास जो देखोगे आपका कार्बन स्टॉक जो है वो 27% तक यही मैनेज करता है। सिमिलरली जो बिलो ग्राउंड मास है ये भी ठीक ठाक कर ले रहा है 8% के आसपास। जो डेड वुड है वो 4%, जो लिटर है वो 0.25 और जो सॉइल है 0.75, इनको मिला के 1% है, ऐसा मान सकते हो। लेकिन बाकी ये इंपॉर्टेंट है, ये 3 इंपॉर्टेंट है। और इनफैक्ट एबव ग्राउंड बायोमास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए भी हम लोग क्या कर रहे हैं, पेड़ लगाने की बात कर रहे हैं। जितना घना जंगल उतना बढ़िया हमारा कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन या फिर कार्बन स्टॉक होगा। अब नेक्स्ट हमारा जो आखिरी चैप्टर है वो है ट्रीज इन एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम। सबसे पहले बात करते हैं ये एग्रो फॉरेस्ट्री टर्म क्या है। अब सरकार इस बात पर जोर दे रही है, मतलब पहले से ही चला आ रहा है, वैसे कोई बहुत नया टॉपिक नहीं है, सदियों से चला आ रहा है ये, कि जब भी हम लोग अपना प्लांटेशन करते हैं, हम लोग जब अपने क्रॉप्स उगा रहे हैं उसके साथ साथ हम लोग फॉरेस्ट्री भी क्यों नहीं कर लेते हैं, दोनों का समागम देखने को मिले कि आप एग्रीकल्चर भी कर रहे हो और एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज के साथ साथ फॉरेस्ट एक्टिविटीज को भी साथ में लेके चल रहे हो, दोनों को साथ में कर रहे हो। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एग्रो फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री साथ साथ। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं भाई साहब, मतलब कि एक लैंड का मिक्स यूज करना, मिक्स लैंड यूज सिस्टम है ये, मिक्स लैंड यूज सिस्टम है। मतलब कि देखो आप क्या कर सकते हो, कुछ ट्रीज, श्रब्स, पाम्स, बैम्बू, इन सबको साथ साथ अपने एग्रीकल्चर के साथ सिस्टम में उनको इंटीग्रेट कर लो। तो इसी तरीके से अब देखो ये ना मल्टी फंक्शनल हो सकते हैं। जैसे कि मल्टी फंक्शनल कैसा, कि सबसे पहले आपको बहुत सारा सामान दे सकता है, कैसा, खाने को दे सकता है, फ्यूल दे सकता है, टिम्बर, फॉडर, ये सब दे सकता है। बहुत सारे बेनिफिट भी मिलेंगे, सॉइल न्यूट्रिशन बढ़ता है, सॉइल का हेल्थ बढ़िया हो रहा है। सिमिलरली आप देखोगे कि ये फार्मर की इनकम भी बढ़ा सकता है, लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज भी दे सकता है, इंप्लॉयमेंट जनरेशन का भी एक साधन बन सकता है। तो ऐसे बहुत सारे इसके फायदे हैं, है ना। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जो हमारा एनडीसी है, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, जिसमें कि हम लोगों ने पेरिस समिट में इसको भी हम लोगों ने ऑप्ट किया था कि भाई साहब हमारे कुछ एनडीसीज हैं, हमारे कुछ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, इनको हमें फुलफिल करना है, कुछ कुछ साल इसके लिए फिक्स किए गए थे। अब यहां पर एक चीज का ध्यान रखना है कि जो ये नेशनल एग्रो फॉरेस्ट्री पॉलिसी है 2014 की, उसने भी आपके एग्रो फॉरेस्ट्री को कैसे डिफाइन किया, एक बार उसको भी पढ़ लेना, हमने इसको ऑलरेडी समझ लिया है। आगे बढ़ते हैं, ये कुछ डेटा देखते हैं यार। डेटा क्या है कि ये हमारे एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम को दिखा रहा है किस स्टेट में सबसे ज्यादा एग्रो फॉरेस्ट्री प्रैक्टिस होती है। तो यहां पर देखना टोटल नंबर ऑफ ट्रीज में जरा देखना, या फिर टोटल वॉल्यूम देख लेना, टोटल वॉल्यूम की अगर आप बात करोगे तो यहां पर लगभग लगभग एक तो आपका ये देखो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा एक दिख रहा है हमें, और 136 के बाद आपको क्या दिख रहा है भाई साहब, बताना जरा खोज के आप भी जल्दी से। ये हमें दिख रहा है, ये रहा कर्नाटका।
तो सबसे ज्यादा कहां पर है भाई साहब? महाराष्ट्र में यूज हो रहा है, फिर कर्नाटका में यूज हो रहा है ना। ये दो दो डेटा तो आपको अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। फिर उसके बाद अगर आप तीसरे नंबर पर अगर खोजने जा रहे हो, तीसरे नंबर पर खोजने जा रहे हो, तो आपको तीसरे नंबर का डेटा कुछ इन दोनों में से कोई एक मिलेगा। नहीं, ये 3 नीचे भी है। तो तीसरा तीसरा सबसे ज्यादा हो गया, हाँ, उत्तर प्रदेश। ये तीसरे नंबर पर आ गया, मतलब कि महाराष्ट्र इज एट फर्स्ट प्लेस, कर्नाटका इज एट सेकंड प्लेस एंड उत्तर प्रदेश इज एट थर्ड प्लेस। ये 3 चीजों को आप देख सकते हो। अब उत्तर प्रदेश में आप लोगों में से कई सारे लोग होंगे, अभी इसको हम लोग देखते भी हैं, है ना। अब इसके बाद अगर हम लोग यहां पर देखते हैं कि देखो ये कौन से ऐसे सबसे ज्यादा स्पीशीज हैं यार, जिसको कि हम लोग सबसे ज्यादा एग्रो फॉरेस्ट्री के अंदर में यूटिलाइज कर रहे हैं। तो देखो, जब भी अंडर एग्रो फॉरेस्ट्री आ रहा है और किससे, बाई नंबर ऑफ स्टेम्स, कितने हजार पेड़ लगाए जा रहे हैं, तो कितने हजार पेड़ लगाए जा रहे हैं उसके हिसाब से अगर आप ग्रोथ देखोगे, सबसे ज्यादा किसका लगाया जा रहा है भाई साहब? मैग्नीफेरा इंडिका। ये क्या है सर? ये तो नया नाम है। अरे बेटा कुछ नहीं है, मैंगो है, ये आम का पेड़ लग रहा है। दूसरे नंबर पर क्या है? अजाडिरास्टा इंडिका। ये क्या है सर? अरे बेटा कुछ नहीं है, नीम का पेड़ है, नीम का पेड़। ये क्या है सर? प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा। क्या चीज है सर? अरे कुछ नहीं बेटा, ये बबूल का पेड़ है। ये सब तो हिंदी में हम लोग जानते हैं, इंग्लिश में हम लोग नहीं जान पाते। तो आम का पेड़ सबसे ज्यादा लग रहा है, नीम का पेड़ सबसे ज्यादा लग रहा है, बबूल का पेड़ सबसे ज्यादा लग रहा है एग्रो फॉरेस्ट्री के अंदर में। इस बात को हमें समझना था। फिर हमारे लिए एक ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। इसमें ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव में क्या है कि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने COP 28 2023 में जब बात हो रही थी, तो वहां पर उन्होंने ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव की बात की थी। एक्चुअल में ये लाइफ मूवमेंट है, लाइफ मूवमेंट। लाइफ मूवमेंट का क्या मतलब है? गवर्नमेंट गवर्नमेंट लाइफस्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, लाइफस्टाइल फॉर इन्वायरमेंट। ये क्या है? लाइफ है। इसमें क्या है? ग्रीन क्रेडिट रूल्स नोटिफाई किए जा रहे हैं 12 अक्टूबर 2023 में इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर में। इसमें वही है कि जितने भी ऐसे कंट्री के अलग अलग हिस्से हैं, वहां पर प्लांटेशन एक्टिविटी को इंकरेज करने की बात की जा रही है ना। और यहां पर उसके हिसाब से उनको ग्रीन क्रेडिट्स मिलते हैं। तो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब की ये स्पीच है G20 समिट की, इसको भी जरा एक बार पढ़ लेना कि आई फील दिस इज द टाइम टू टॉक अबाउट ग्रीन क्रेडिट, है ना। वो पढ़ना, बड़ा बढ़िया लिखा है इन्होंने, मतलब बोला उसने बहुत बढ़िया था। अब 2013 से 23 तक की अगर बात करें अब हम लोग मोटा मोटा, तो अब हम लोग को ये देखना पड़ेगा कि यार क्या चीजें मिल रही हैं अपने को, है ना। तो सबसे पहले हम लोगों ने फॉरेस्ट कवर क्या देखा भाई साहब? इतना इंक्रीज हो चुका है, इतना इंक्रीज हो चुका है। लेकिन जिसमें कि ग्रीन वॉश और रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया की अगर बात हो, तो उसमें से इंक्रीज कितना हुआ है? इतना इनके अंदर में इंक्रीज हुआ है। मतलब हम लोगों ने ज्यादातर रिपोर्टेड या फिर रिकॉर्डेड कर लिया है उसको। फिर नेक्स्ट मैंग्रोव कवर जो है, मैंग्रोव कवर वो फाइनली कितना इंक्रीज हो गया भाई? 296। अच्छा, इसमें एक चीज का हमने ध्यान नहीं दिया, मैंग्रोव वाले कवर में एक चीज का और आपको बता देता हूं। कहां गया भाई साहब मैंग्रोव? मैंग्रोव ये रहा। मैंग्रोव कवर की जरा आप बात करना है स्टेट ड्यूटीज में, इसमें देखना कि कुछ ऐसा स्टेट, अच्छा नहीं, मैंग्रोव में नहीं था, इसमें था ये, हाँ, टोटल टोटल अगर हम लोग बात करते हैं मैंग्रोव का, मैंग्रोव के कवर की अगर हम लोग बात करते हैं टोटल, तो अगर चेंजेस की बात करें कि अब कितना बढ़ रहा है, पिछले 10 साल की बात नहीं हो रही। देखो डेटा में कैसे खेला जाता है। अगर हम लोग सिर्फ और सिर्फ पिछले 2 साल की बात करें, तो हमारा नेगेटिव ग्रोथ दिख रहा है, कितना है? -7.43, कम हुआ है मैंग्रोव, है ना। ये नेगेटिव ग्रोथ रेट। अब इसमें से देखो सबसे ज्यादा नेगेटिव कौन है भाई साहब? गुजरात ही सबसे ज्यादा नेगेटिव जोन पर है, दूसरे नंबर पर है, लेकिन इसने -36.39% एरिया मैंग्रोव से हटा दिया है भाई साहब। तो ये, सॉरी, ये परसेंट नहीं है एक्चुअल में, ये आपका स्क्वायर किलोमीटर है ना। तो इतने स्क्वायर किलोमीटर से अब ये गायब हो चुका है मैंग्रोव यहां से। अब सोचो कि टोटल ये 2 साल में तो माइनस में आ रहा है। अब लेकिन जब आपको डेटा दिखाना होता है, तो आप डेटा खुशी खुशी कैसे दिखाते हो भाई साहब? आप बताते हो कि पिछले 10 सालों की अगर बात की जाए, तो हमारा मैंग्रोव कवर जो है वो 296 किलोमीटर स्क्वायर में बढ़ गया है ना। अब ये डेटा प्रेजेंट करने का तरीका है, लेकिन एक्चुअल में क्या हो रहा है? पिछले 2 साल की तुलना में क्या देख रहे हैं हम लोग? घट रहा है ना। तो ध्यान देना इस चीज का। ट्री कवर जो है वो इतना इंक्रीज हो चुका है। फिर ट्री ग्रीन कवर एग्रो फॉरेस्ट्री के जहां पर इस्तेमाल हो रहा है, वो भी इतने हद तक इंक्रीज हो चुका है। मतलब सब इंक्रीज दिखा रहे हैं, है ना। टोटल ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट जो है वो भी इंक्रीज हुआ है। तो ये सब डेटा जो खुशी वाले हैं, मतलब कि जिससे कि ऐसा है ना कि शोकेस में ज्यादा पैसा मिलेगा आपको, तो सरकार की बातें जब भी होंगी तो खुशी खुशी बातें होंगी, तो ये वो वाले डेटाज हैं। लेकिन एक्चुअल क्या था वो सब हम लोगों ने बहुत डिटेल में पढ़ा है। तो फिर इस पूरे डेटा के अंदर में यही था जितना हम लोग को पढ़ना था। आज के इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। इसको 2 बार 3 बार 4 बार जरूर से पढ़ना, क्योंकि बहुत सारे कंफ्यूजन इसमें आ सकते हैं आपको। इनको सबको पढ़ने के बाद फिर आप एग्जैक्टली समझना कि क्या आपको डेटा रटना है, कितनी बार में आपको डेटा याद हो रहा है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही था। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली फ्रेंड्स। हैव अ नाइस डे।